नमस्कार पाठकों, द मैजिक ऑफ वर्ल्ड्स में आपका स्वागत है। सारे नावेल मेरे द्वारा संपादित और अनुवादित है। यह आप विभिन्न प्रकार के काल्पनिक दुनिया देख सकते हैं। अब तक आपने देखा, इस परियोजना के सुचारू रूप से चलने के साथ सेलेस्टियल्स के लिए सूची में अगला आइटम उनकी अपनी सेनाओं की ताकत में और भी अधिक तेजी से वृद्धि थी। रिडरल जैसे कुछ ग्रैंडमास्टर्स ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया कि उन्हें अपने खजाने को कुछ विशिष्ट व्यक्तियों पर केंद्रित करने की आवश्यकता है, जिनके पास जबरदस्त युद्ध शक्ति होगी और औसत ताकत वाले सेलेस्टियल्स बनाने के लिए सभी संसाधनों को फैलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आगे, अध्याय 421 खेती। नूह ने आध्यात्मिक विश्व के विभाजन की विशेषता के परिणामों पर नजर डाली, जो 4 विशाल भूमि द्रव्यमानों का एक काल्पनिक दृश्य था, जिन्हें महाद्वीप माना जा सकता था, जो समय, स्थान और लोहार की भट्टी को धारण करने वाले केंद्रीय भूमि द्रव्यमान से अलग थे। महाद्वीप अधिकतर एक ही प्रकार के सार और वातावरण से भरे हुए थे। केवल एक चीज अलग थी, वह थी उत्तर में स्थित महाद्वीप, जो धीरे धीरे पूरी तरह से अग्नि के नियम से भरे हुए अग्निमय महाद्वीप में बदल रहा था। जब उन्होंने आध्यात्मिक विश्व व्यवस्था को संदेश भेजा तो उनके सामने अनेक संभावनाएं थीं। क्या आप नए पौधों की खेती और इन महाद्वीपों की वास्तुकला और लेआउट डिजाइन करने का काम संभाल सकते हैं? हाँ, बस मुझे बताइए कि आप किस तरह की वास्तुकला चाहते हैं। साथ ही रेसिपी डिजाइन और नए लॉ स्पेसेस के निर्माण के लिए आपके पास कोई सुझाव भी है? आपको जो भी चाहिए मैं कर सकता हूँ, सिस्टम की ओर से अत्यंत सक्षम उत्तर आया। जब नूह ने सिर हिलाया, ये देखते हुए कि उसने इस विशेष कार्य में इतना अधिक समय लगाया था कि पूरा एक दिन बीत गया था। वो इस समय बीतते दिनों को बेहद महत्वपूर्ण मान रहा था, क्योंकि उसके मन में भाग्य रेखाओं और अराजकताओं के संदर्भ में एक ही दिन में वह क्या क्या हासिल कर सकता है, इसकी गणनाएं चल रही थीं। अगर वो कुछ और कर रहा होता और एक दिन बीत जाता, तो उसे लगता कि उसने अपनी शक्ति को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी चूक कर दी है। आध्यात्मिक दुनिया का उन्नयन इसके लायक था, क्योंकि उसने आध्यात्मिक दुनिया प्रणाली के हाथों में सब कुछ छोड़ दिया और आध्यात्मिक दुनिया में मौजूद कुछ प्राणियों की ओर देखा। केंद्रीय भूभाग में आध्यात्मिक जानवरों की एक बड़ी संख्या थी, तथा अग्निमय महाद्वीपों के अलावा अन्य समूहों में वर्तमान जानवर अभी भी बर्फ तत्व के प्रमुख थे। जब वो इस विचार प्रक्रिया पर पहुंचे तो वह अपने मन में चल रही बात पूछने से खुद को नहीं रोक सके। इस आध्यात्मिक भूमि में पैदा हुए जानवर हमेशा बर्फ प्रकार के तत्व के थे। यदि अग्नि के नियम से आच्छादित महाद्वीप में सार के अभिसरण से नए आध्यात्मिक जानवर पैदा होते हैं, तो क्या वे अग्नि तत्व के होंगे? नूह का मन पहले से ही इस तरह से सोच रहा था। वह बस इस अद्भुत संभावना की पुष्टि चाहता था। हाँ, जब भविष्य में पृथ्वी नियम स्थान या भाग्य नियम स्थान या अराजकता नियम स्थान स्थापित होंगे, तो उन संबंधित तत्वों के जानवरों के भी पैदा होने की संभावना होगी। एक अद्भुत पुष्टि हुई जब नूह ने आध्यात्मिक दुनिया के आश्चर्यों पर अपना सिर हिलाया तथा हॉबिंगर्स और अन्य प्राणियों की ओर देखा, जो उसे श्रद्धा और भय के भाव से देख रहे थे। कुछ लोग उसकी शक्ति को समझते थे और उसे लंबे समय से जानते थे, जबकि अन्य केवल कहानियां सुनते थे, क्योंकि अब वे उसके आमने सामने आ गए थे और उसे पूरी तरह से अलग नजरिए से देखते थे। आध्यात्मिक दुनिया के जानवर जैसे सम्राट पेंगुइन उसकी आकृति को शक्ति और विश्वास से भरी चमकती आंखों से देखते थे, जिससे उसका हृदय आसानी से शांत हो जाता था, क्योंकि जैसे जैसे वह शक्ति में बढ़ता जाता था, उतना ही वह अकेला महसूस करता था। एडिलेड और बारबाटोस जैसी महिलाओं की संगति में भी उन्हें केवल कुछ समय के लिए ही उनके आसपास रहने का मौका मिला, क्योंकि वह लगातार घूमते रहते थे। उनके आसपास रहने से उनका दिल शांत हो जाता था और उन्हें आराम करने का मौका मिलता था, लेकिन उनका अधिकांश समय नई भूमि पर साहसिक कार्य करने या शक्तिशाली दुश्मनों का सामना करने में बीतता था, और वह लगभग सभी काम अकेले ही करते थे। यह एक अनोखी अनुभूति थी जो सत्ता के पथ पर चलने वाले लोग कभी कभी स्वयं को महसूस करते थे। एक ऐसी स्थिति जिसमें वे आगे बढ़ते प्रतीत होते थे, जबकि अन्य लोग बस उनके साथ चलने का प्रयास कर रहे होते थे। ये वह अकेलापन था जो किसी को तब महसूस होता था जब वे ऐसी स्थिति में होते थे जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सकता था। यहाँ तक कि राजकुमार कैसियस जैसा कोई भी व्यक्ति, जिसके साथ नूह पहले खुलकर बात कर सकता था, अब ऐसा नहीं कर सकता था। जैसे ही राजकुमार अपनी चाची के साथ आगे बढ़ा और नूह की असली ताकत की असली तस्वीर देखी, एक बदलाव आया, क्योंकि उसे पता चला कि वे अब पहले जैसी स्थिति में नहीं थे और नूह को पहले जैसी नज़र से नहीं देख रहे थे। नूह ने आह भरी और सम्राट पेंगुइन और एलेना को, साथ ही उन दुनियाओं के अन्य प्रमुख व्यक्तियों को जिनसे वह जुड़ा हुआ था, दूरसंवेदी आदेश भेजे, तथा आध्यात्मिक दुनिया के आकाश से गायब होने से पहले उसने एक और कौशल का प्रयोग किया। उन्होंने विश्व पर्दा डाला, जो अब उनके इस अनूठे खजाने पर लागू हो गया, तथा इसे अंतरिक्ष के इस विस्तार में रहने दिया, क्योंकि वह शक्तिशाली कानूनों के संपर्क में आने के लिए तैयार थे। वो इस अद्भुत उन्नयन के लिए उत्सव या किसी भी चीज के लिए कोई समय निर्धारित नहीं करेगा, जिसने आध्यात्मिक भूमि को आध्यात्मिक दुनिया में बदल दिया था,
वह इससे दूर टेलीपोर्ट हो जाता था क्योंकि वह प्रकाश विस्तार और अंधेरे विस्तार के जंक्शन से हजारों मील दूर दिखाई देता था, जहां वह आध्यात्मिक दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ देता था। जो लोग अंदर रहते थे उन्हें खेती करने देता था क्योंकि अन्य लोग जब चाहे केंद्रीय भूमि द्रव्यमान में पोर्टल का उपयोग करके अपने संबंधित दुनिया में वापस जा सकते थे। उसका क्लोन विशाल अंतरिक्ष के शून्य में दूर दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद हो गईं क्योंकि उसने लेसर कुथलू कौशल वृक्ष से अंतरिक्ष का बच्चा क्षमता के कारण भारहीनता और शक्ति का आनंद लिया। जब वह अंतरिक्ष के इस अंधेरे विस्तार में तैर रहा था तो उसे बहुत सुरक्षित और संतुष्ट महसूस हो रहा था। उसका दिल पहले से ही इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि वह जल्द ही फेट के गार्जियन के साथ लेसर कुथलू के कौशल वृक्ष को उन्नत करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने कामों को भोजन के रूप में एक प्लेट में रख दे तो वे बाहर निकल आएंगे क्योंकि वास्तव में वे बहुत अधिक मात्रा में हैं। कौशल वृक्ष, कानून, दिव्य, राक्षसी, प्राचीन, आध्यात्मिक दुनिया, ऐसी बहुत सी चीजें थीं जिनके लिए वह चाहता था कि उसकी रक्त प्रभु क्षमता उसे उन सभी को करने के लिए एक और क्लोन प्रदान कर सके। उनका मुख्य समूह एथेना के साथ अंतिम दिन बिता रहा था क्योंकि वे अपना साधना सत्र जारी रखे हुए थे, जिससे नूह की भाग्य रेखाएं एक दिन में ही 26,000 से बढ़कर 27,000 हो गईं, जो कि दिव्यों की दृष्टि में एक आश्चर्यजनक संख्या थी। लेकिन उसने अब साधना सत्र शुरू करने की योजना बनाई जहां वह भाग्य रेखाओं की दोगुनी मात्रा को संघनित करेगा, जिसे वह और एथेना एक दिन में संघनित करते हैं। केवल 1 घंटे के अंतराल में वह एक दिन में करीब 50,000 भाग्य रेखाएं प्राप्त करने के भविष्य के परिणामों को देखने के लिए उत्सुक था क्योंकि वह आराम से अंतरिक्ष के शून्य में बैठ गया था, अपने दिमाग को साफ कर रहा था क्योंकि उसने इस बार सबसे पहले भाग्य का शिष्य को दीक्षा दी थी और भाग्य की एक सुनहरी रेखा को नीचे गिरते हुए देखा था। उसका शरीर धड़क रहा था क्योंकि वह सोने की तरह चमक रहा था और अपने शरीर में पहले से छिपी भाग्य रेखाओं को सतह पर ला रहा था। अपने आसपास के वातावरण को भाग्य की आभा से ढक रहा था क्योंकि उसने फिर धीरे धीरे अराजकता का शिष्य को भी सक्रिय करना शुरू कर दिया। कुछ अराजकता कणों को प्रकाश में आने का आदेश दिया क्योंकि भाग्य की सुनहरी आभा को ऐसा लगा जैसे उसने अपना सबसे बड़ा दुश्मन पा लिया हो। आगे बढ़कर कुछ अराजकता कणों को पराजित कर दिया क्योंकि वे जल्दी से मिट गए और शुद्ध होकर शून्य हो गए। शुद्ध अराजकता तत्वों को शुद्ध करने की इस प्रतिक्रिया को कई भाग्य रेखाओं के साथ पुरस्कृत किया गया जो उसके शरीर में उतरकर उससे जुड़ गईं। यह एक ऐसा सत्र था जिसमें उसने भाग्य रेखाओं की संख्या बढ़ा दी जबकि अराजकता कण रुक गए। उसका हृदय शांत था क्योंकि उसने प्रक्रिया को दोहराया और अपने मन को बेतहाशा जलाना शुरू कर दिया क्योंकि ये 2 तकनीकों में अंतहीन रूप से डाला गया था जिससे 2 सर्वोच्च कानून विकसित हुए। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 422। एक खेती करता है, एक खजाने के साथ बरसा है। अंतरिक्ष के विशाल विस्तार में कुछ तारे चमक रहे थे तो कुछ फीके। इस विशाल अंतरिक्ष में लाखों तारे बिखरे पड़े थे, मानो किसी खास जगह पर एक प्राणी इस भयावह शून्य में शांति से तैर रहा हो जिसे बहुत से लोग अपना घर नहीं बनाना चाहेंगे। इस प्राणी के चारों ओर सुनहरे रंग की चमक थी। भाग्य की अनेक रेखाएं लगातार नीचे उतरती हुई दिखाई दे रही थीं। वास्तव में चौकस लोग कुछ अराजकता कणों के निर्माण को देख पा रहे थे जो आसपास के वातावरण में मौजूद भाग्य की तीव्र आभा से शीघ्र ही शुद्ध हो रहे थे। नूह के प्राचीन रक्त क्लोन के चेहरे पर एक शांत भाव स्पष्ट था क्योंकि वह भाग्य के नियम में तेजी से प्रगति कर रहा था और इस बार कोई सीमा नहीं थी। ये प्रक्रिया आधे दिन से भी ज्यादा समय से चल रही थी और वह जिस अंतरिक्ष क्षेत्र में था वह सुनहरे रंगों की एक आभा से भर गया था जो उस खाली शून्य में खूबसूरती से फैल रही थी। इस आधे दिन में उसने 24,000 से ज्यादा भाग्य रेखाएं जमा कर ली थीं और उतनी ही भाग्य रेखाएं प्राप्त कर ली थीं जितनी उसने पिछले हफ्तों में भाग्य का शिष्य नामक अनोखा कौशल प्राप्त करने के बाद इकट्ठा की थीं। वर्तमान में उसके पास भाग्य रेखाओं की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर 56,000 से अधिक थी। उसका मुख्य शरीर जो अराजकता के नियम से भरे कई सामग्रियों और कोर से खराब हो रहा था, प्रगति में जोड़ रहा था। उसके प्राचीन रक्त क्लोन ने भाग्य रेखाएं एकत्रित करने की परियोजना जारी रखी क्योंकि योजना थी कि वो किसी और काम पर जाने से पहले एक पूरा दिन साधना पूरी कर लेगा। दिव्य क्षेत्र में उसका मुख्य शरीर इस विशाल क्षेत्र के काल्पनिक और सार से भरे जंगलों में एक बार फिर गति कर रहा था। उसके साथ वीर एथेना भी थी क्योंकि वह जिस धर्मी अग्नि अन्वेषण दल का हिस्सा था वह फिर से उस दिशा में बढ़ रहा था जहां कुलीन अराजकता बेहेमोत स्थित थे। सेलेस्टियल वॉच टावर में अराजकता सामग्री को स्वतंत्र रूप से शुद्ध करने और कोर को अवशोषित करने में काफी समय बिताने के बाद ग्रैंडमास्टर की रेजिमेंट को एक बार फिर अराजकता बेहेमोत को खत्म करने के लिए बाहर जाना था। इससे उनकी भाग्य रेखाओं में तेजी से वृद्धि होगी, साथ ही उन्हें युद्ध का अनुभव मिलेगा और उनकी शक्ति मजबूत होगी जो खजाने के माध्यम से बलपूर्वक बढ़ाई जा रही थी। प्रचुर मात्रा में सोल रैंक कोर के साथ जो नूह और एथेना को लगातार प्राप्त हो रहे थे,
नूह को इसमें कोई संदेह नहीं था कि सेलेस्टियल्स उन प्राणियों के स्तर को बलपूर्वक धकेलने में आश्वस्त थे जिन्हें वे नोबल भाग्य के रूप में जानते थे, जो जल्द ही डोमेन विस्तार क्षेत्र में थे। यह एक ऐसा व्यवहार था जो आमतौर पर ईर्ष्या पैदा करता था, क्योंकि शक्तिशाली बोरू को भी एथेना की शक्ति अपने करीब महसूस हो रही थी, जबकि नूह भी उससे ज्यादा दूर नहीं था। लेकिन दिव्यों के पाठों का पालन करने वाले इन प्राणियों ने असंतोष के कोई बाहरी लक्षण नहीं दिखाए, बल्कि उन्होंने अपनी सामग्री भी स्वेच्छा से दान कर दी और इस सब का श्रेय अराजकता को कम करने और व्यवस्था बनाए रखने को दिया। गर्जन। फिर भी एक और शक्तिशाली अभिजात वर्ग अराजकता बिहेमोथ धर्मी अग्नि टीम के हाथों में गिर गया, जिसका नेतृत्व ग्रैंडमास्टर व्रेडरल ने किया था। विशाल अराजकता सार को धारण करने वाला जानवर अनिच्छा से नीचे गिर गया, क्योंकि ग्रैंडमास्टर द्वारा जारी किया गया भाग्य का डोमेन केवल मजबूत हो गया था। इस शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर को कई अन्य लोगों की तुलना में उच्च स्तर का उपचार मिल रहा था और उसकी शक्ति भी तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि वह प्रकाश विस्तार में प्राणियों के भाग्य को प्रभावित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य कर रहा था। प्रकाश विस्तार के निवासियों को दिव्य क्षेत्र में प्रवेश दिलाने के अभियान की शुरुआत भी उसी ने की थी और इस घटना से प्राप्त प्रभाव का एक बड़ा हिस्सा भी उसी को मिल रहा था, क्योंकि उसकी भाग्य रेखाएं लगातार बढ़ रही थीं। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल ने कैस बेहेमोथ के शरीर को चीरते हुए एक चमकदार काले कैस कोर को बाहर निकाला। शक्तिशाली कैस सार उसके हाथों से कुछ इंच की दूरी पर तैरते हुए चमक रहा था। जिंग। शक्तिशाली डोमेन रैंक कोर के टुकड़ों में कट जाने से एक सुनहरी चमक फैल गई। उनमें से प्रत्येक टुकड़ा सांस फूलती एथेना और नोआ की ओर तैर रहा था, जो कठिन लड़ाई के बाद अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करने के लिए एक दूसरे की पीठ पर झुके हुए थे। ग्रैंडमास्टर के बोलते ही उन्होंने कैसकोर के टुकड़ों को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। हम जो अभी कर रहे हैं उसे प्राकृतिक व्यवस्था का उल्लंघन माना जा सकता है, क्योंकि इससे आप दोनों की शक्ति में तेजी से वृद्धि हो रही है। लेकिन आप दोनों ही नेक भाग्य वाले हैं और भविष्य में आपके पास खेलने के लिए बहुत बड़ा हाथ है, जिससे भारी अराजकता कम होगी। इसलिए इसे हासिल करने के लिए हमें जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह बहुत छोटी है। उसकी आवाज में दृढ़ विश्वास था, क्योंकि दोनों महान भाग्य वाले प्राणी एक दूसरे को दृढ़ता से देख रहे थे। जैसे जैसे वे प्रशिक्षण लेते और एक दूसरे के इर्द गिर्द घूमते रहे, कनिष्ठ भाई और वरिष्ठ बहन धीरे धीरे करीब आते गए। एथेना का भावशून्य मुखौटा क्रिक्सिस के सामने धीरे धीरे ढहता गया, जबकि युद्ध प्रेरित योद्धा राजकुमारी अपने कनिष्ठ भाई की पीठ पर झुककर आराम कर रही थी। चूंकि हम आपकी शक्ति को तेजी से बढ़ा रहे हैं, इसलिए डोमेन विस्तार क्षेत्र में पहुंचने के बाद आपका क्षेत्र और सार को संभालना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए इस स्तर के पास पहुंचने पर आपका अगला मिशन एक एलीट बिहेमोथ को स्वयं संभालना है, जबकि मैं चीजों की देखरेख करूंगा। नूह और एथेना के चेहरों पर कठोर भाव थे, जबकि धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के सदस्य भी गंभीरता से आगे देख रहे थे। नूह और एथेना को लगातार मिल रहे प्रचुर खजानों और कोर के साथ वे निस्संदेह जल्द ही अगले क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम होंगे। इस जानकारी के साथ ग्रैंड मास्टर इस अवसर का उपयोग उनकी सफलता को और तेज करने के लिए करना चाहते थे, क्योंकि वह चाहते थे कि वे अकेले ही एक बेहेमोथ के विरुद्ध शिकार करें। यह आपके क्षेत्र को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने की कीमतों में से एक होगा, जहां हम कम से कम समय के साथ आपकी शक्ति को स्थिर कर सकते हैं। आओ हम अगले चरण पर चलते हैं। सेलेस्टियल ग्रैंडमास्टर ने अपने हाथों को सही तरीके से हिलाया और अन्वेषण दल को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सेलेस्टियल क्षेत्र में इस समय एक अद्भुत घटना घट रही है। महान भाग्य वाले लोगों को इस शक्तिशाली संगठन का पूरा समर्थन प्राप्त था और वर्षों से उन्होंने जो प्रचुर धन इकट्ठा किया था, उसका उपयोग वे किसी भी व्यक्ति के राज्य को तेजी से ऊपर उठाने के लिए कर सकते थे। इस बार जैसे जैसे युद्ध नजदीक आ रहा था, सेलेस्टियल्स अपने संसाधनों को नूह और एथेना जैसे महान भाग्य वाले प्राणियों पर केंद्रित कर रहे थे, जबकि इसी उपाधि वाले अन्य प्राणी अभी तक उनके सामने प्रकट नहीं हुए थे, क्योंकि वे अन्य ग्रैंडमास्टर्स के नेतृत्व में थे। महान भाग्य वाले लोगों के अलावा भाग्य के कानून में उच्च समझ रखने वाले ग्रैंडमास्टर्स को भी पसंद किया गया, क्योंकि सेलेस्टियल्स के तिजोरियों से संसाधन निकाले जाते रहे और बेतहाशा खर्च किए जाते रहे, जिससे आने वाले युद्ध के लिए कोई खतरा नहीं रहा, क्योंकि वे तैयारी कर रहे थे। यद्यपि जिस तेजी से वे अपने खजाने के भंडार को खाली कर रहे थे, उसी तेजी से और भी अधिक सामग्रियां और कोर उन सभी प्राणियों पर लगाए गए आधे कर से आ रहे थे, जिन्हें उन्होंने दिव्य क्षेत्र में घूमने की अनुमति दी थी। हालांकि सेलेस्टियल्स के लिए अभी तक अज्ञात शक्तिशाली स्कॉलर गिल्ड के कुछ प्राणियों के अद्वितीय कौशल के उपयोग के माध्यम से सेलेस्टियल दायरे और डार्क एक्सपेंस के बीच एक स्थिर स्थानिक संबंध स्थापित होने की प्रक्रिया चल रही थी, क्योंकि जिस पक्ष से वे लड़ रहे थे उसने भी संसाधनों के हिस्से पर अपना हाथ रखना शुरू कर दिया था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 423 क्षमताओं की एक विशाल संख्या। दिव्य क्षेत्र के दक्षिणी क्षेत्र में, जहां जल के नियमों में निपुण बिहेमोथ रहते थे, विद्वानों के संघ के शक्तिशाली प्राणी भूमिगत एक अज्ञात क्षेत्र में एकत्रित हुए थे,
क्योंकि उन्होंने अपने स्थानिक संबंध को अंतिम रूप दिया था और यह सुनिश्चित किया था कि कुछ भी जगह से बाहर न हो। एग्रस, क्या आपको यकीन है कि भाग्य के नियम में दिव्य विधि के साथ भी वे यह नहीं समझ पाएंगे कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? स्कॉलर्स गिल्ड के स्थानिक जादूगर माल्थस ने चलती फिरती लाइब्रेरी एग्रस से पूछा, जो ठंडे भूमिगत क्षेत्र में बेफिक्र होकर आराम कर रहा था। आराम से बैठे माल्थस ने हाथ फैलाते हुए उत्तर दिया। उसकी नजरें उन संरचनाओं पर टिकी थीं जिन्हें कुछ आकृतियों ने उस विशाल स्थान में बनाना शुरू कर दिया था जहां वे थे। जिस प्रकार दिव्य प्राणियों के पास अपनी रहस्यमयी क्षमताएं और साधन हैं तथा पिछले 1000 वर्षों में उनकी शक्ति में वृद्धि हुई है, उसी प्रकार हमारे पास भी है। उन्होंने थोड़े भावुक भाव के साथ बोलते हुए अपने चेहरे पर लगे चश्मे को ऊपर उठाया। उनका हाथ उनके वस्त्र में गया और उन्होंने एक गहरे रंग की स्पंदनशील वस्तु निकाली, जिससे माल्थस के चेहरे का भाव बदल गया। ये है अराजकता की छड़ी। दुर्भाग्य से नहीं, ये तो बस उसकी नकल है। लेकिन ये हमारे लिए दिव्यों की नजरों से बचने के लिए पर्याप्त से अधिक है, क्योंकि हम एक ऐसा कनेक्शन बना रहे हैं जो पदार्थों और अंततः प्राणियों को हमारे निकटवर्ती ठिकानों तक स्थिर रूप से स्थानांतरित करने में सक्षम होगा, जो दिव्यों की नजरों से दूर हैं। माल्थस की निगाहें अभी भी चमकती हुई काली छड़ी पर टिकी थीं जब उसने एक बार फिर पूछा, क्योंकि वह अपने साथी के पास मौजूद ऐसी वस्तु के इतिहास को अच्छी तरह जानता था। आपने बड़ों से क्या कहा कि वे आपको कैसवैन सौंप दें, भले ही वह नकली हो? जब वो इस शक्तिशाली हथियार को देख रहा था तो उसकी निगाहें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। एग्रस ने जवाब देते हुए हंसते हुए कहा, विद्वानों का संघ ज्ञान और शक्ति पर आधारित है। पिछले युद्ध में सेलेस्टियल्स की तकनीकों का प्रतिकार करने के लिए पूरी तरह से तैयार न होने के कारण इन पुराने जादूगरों को भारी नुकसान उठाना पड़ा था, जिसके बाद से वे कर्तव्यनिष्ठा से आगे बढ़ रहे हैं और इस बार वे इन्फेनल लॉर्ड्स के साथ बहुत अधिक जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान और इस तरह की वस्तुओं में भारी लाभ मिल रहा है। आर्गस ने गुप्त जानकारी का खुलासा किया, जबकि माल्थस ने अनिच्छा से अपना सिर हिलाया और आह भरी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मित्र के हाथ में जो खजाना है वह अत्यंत मूल्यवान है। वास्तव में वो मुख्य चीज है जो इस क्षेत्र में सेलेस्टियल्स की आंखों और उनकी शक्तिशाली तकनीकों को शक्तिहीन कर देगी। यह एक ऐसा हथियार था जो केवल उस ज्ञान से तैयार किया गया एक अनुकरण था जिसे शक्तिशाली स्कॉलर्स गिल्ड ने 1000 साल पहले अपनी हार के बाद से इकट्ठा किया था। अराजकता में कुशल प्राणियों इन्फेनल लॉर्ड्स के साथ मिलकर काम करते हुए शक्ति के एक नए स्तर तक पहुंचने के लिए, जो उन्हें भविष्य के किसी भी युद्ध के खिलाफ आत्मविश्वास का स्तर देता था। ये स्कॉलर गिल्ड की शक्ति का स्तर था, जो वेम्पायर कुलों के अलावा डार्क एक्सपेंस के गठबंधन को एकजुट रखने वाली शक्तियों में से एक थी। जो लोग जानकार थे वे विद्वानों के संघ के शक्तिशाली प्राणियों को जादूगर कहते थे। कुछ उन्हें जादूगर और चुड़ैल कहते थे और कुछ उन्हें जादूगर भी कहते थे। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे की सच्चाई को सचमुच जानते थे वे उन्हें धन्य ज्ञान वाले प्राणी के रूप में जानते थे, जो जादू में बेहद कुशल थे, क्योंकि वे शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल करके सार्वभौमिक नियमों को अपनी इच्छानुसार चलाते थे। यह अराजकता की छड़ी जिसे चलती लाइब्रेरी आर्गस ने पकड़ रखा था, उन शक्तिशाली हथियारों में से एक थी जो अराजकता के नियम से सराबोर थी, जो लेस देन भाग्य के दूत ग्रेटर देन के तहत शक्तिशाली कौशल से छाया प्रदान करती थी, जिसका उपयोग सेलेस्टियल कर सकते थे। एग्रस के चेहरे पर गहरी अभिव्यक्ति थी जब वह माल्थस को उत्तर दे रहा था। हमारी इस विशाल आकाशगंगा में बहुत सी चीजें हैं और दिव्य प्राणियों के पास वे सभी चीजें नहीं हैं। उनमें ऐसी क्षमताओं की भरमार है जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता। हमारे संघ के शीर्षस्थ बूढ़े लोग अब इन दिव्य प्राणियों की आगे की प्रगति को इस हद तक रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि अपनी जानकारी के बावजूद भी हम उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। माल्थस ने सिर हिलाया, उसका शरीर चांदी की रोशनी से चमक उठा और वह एक विशाल पोर्टल पर अधिक से अधिक रूनिक चिन्हों की परत बनाता गया तथा आसानी से अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया। इस दिव्य क्षेत्र में हमारा प्रवेश, जिसके बारे में मुझे संदेह है कि यह हमारी आकाशगंगा के केंद्र के निकट है, उनमें से एक है, तथा इसके साथ ही कई अन्य परियोजनाएं भी हैं जिनके बारे में मुझे भी जानकारी नहीं है। एलिना के साथ घूमने वाले प्राणी के बारे में क्या, जिसे नू ओसमोंट के नाम से जाना जाता है? माल्थस ने वॉकिंग लाइब्रेरी से और सवाल पूछे, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि जिस प्राणी के बारे में उन्हें पता था वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सेलेस्टियल्स की श्रेणी में शामिल हो गया है। एग्रस ने जवाब देने से पहले कुछ देर सोचा। वह उन कार्डों में से एक है जिसे वेम्पायर कबीले खेल रहे हैं। उनका लक्ष्य 7वें आकाशीय तारे में बंद एक विशेष प्राणी बनना है, लेकिन वह आकाशीय लोगों के बीच इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है कि अब उसका नाम विद्वानों के संघ के शीर्ष पर बैठे लोगों तक भी पहुंच गया है, जो यह समझने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि वे उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसने आकाशीय क्षेत्र में हमारे प्रवेश को और भी आसान बना दिया है।
वॉकिंग लाइब्रेरी से एक चौंकाने वाला उत्तर आया जब उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जिसे अभी तक बहुत से लोग पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। एग्रस ने अपनी बात जारी रखते हुए सावधानी भरा भाव रखा। हालांकि मुझे लगता है कि उसके साथ कुछ और है। एलिना उसके बारे में कोई भी जानकारी लेने में बहुत सावधान रहती है और वही है जो उससे सीधे संपर्क में है। ओह, तुम्हें लगता है कि सिल्वर ब्यूटी इस उभरते हुए प्रतिभाशाली व्यक्ति के आकर्षण में फंस गई है? माल्थस ने मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि एग्रस उनके सामने पूरे हुए कनेक्शन को आलस से देखता रहा। कौन जाने, पिछले कुछ दिनों से उसने मुझे बताया था कि वो व्यस्त रहेगी, फिर भी वह मेरे संदेशों का जवाब नहीं दे रही है। चलो, अपना काम पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमारे पास पहले से ही परिवहन के लिए बहुत सारा बेहिम्मत सामान है। अंधकार विस्तार के प्राणी आगे बढ़ते रहे और अधिकाधिक संख्या में दिव्य क्षेत्र में प्रवेश करते रहे तथा इस विस्तृत क्षेत्र में खजाने की खोज और संग्रह करना शुरू कर दिया। साथ ही उन्होंने भविष्य के लिए योजना भी बनाई। उनकी चर्चाओं में एक ऐसा प्राणी शामिल था जिसे वे एक मामूली व्यक्ति मानते थे, जिसे वे नू ओसमोंट के नाम से जानते थे और जिसकी गुप्त पहचान क्रिक्सस द डिस्ट्रॉयर के रूप में थी। वैम्पायर कुलों और स्कॉलर गिल्ड के बहुत कम उच्च अधिकारियों को इस जानकारी के बारे में पता था, लेकिन उन्होंने इसे उस विशाल पहेली का एक छोटा सा हिस्सा मान लिया जो इतने सालों से बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रही थी। उनमें से कई लोग इस बात को लेकर गलत थे कि आने वाले महीनों और वर्षों में ये प्राणी किस स्तर की भूमिका निभाएगा। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 424 सच्ची प्रतिभा की एक झलक। नूह के प्राचीन रक्त क्लोन ने अंतरिक्ष के शून्य में अपनी लाल आंखें खोली। उसकी आकृति का शैतानी रूप इस वातावरण में और भी सुंदर हो गया क्योंकि वह अंधेरे में तैर रहा था और उसके चारों ओर सुनहरे रंग की रोशनी और भाग्य रेखाओं का एक प्रभामंडल था। उसके काले बाल, जिनमें चांदी की धारियां थीं, और भी बड़े होते जा रहे थे और एक बार फिर उसके कंधों के पास पहुंच रहे थे, मानो उनमें अपनी ही सुगंध झिलमिला रही हो। जैसे ही उसने भाग्य के शिष्य और अराजकता के शिष्य में भारी मात्रा में मान जलाना बंद किया, वह शून्यता में बैठे हुए स्थान से उठ खड़ा हुआ। भाग्य की रेखाओं से उमड़ता हुआ सुनहरा रंग धीरे धीरे कम होने लगा जैसे ही उसने उस विधि का प्रयोग करते हुए दूसरा साधना सत्र पूरा किया जो केवल उसके लिए ही अद्वितीय थी। आधे दिन बाद उसने 24,000 भाग्य रेखाएं और जोड़ ली और उसकी कुल संख्या 81,000 से कुछ ज्यादा हो गई। ये संख्या पहले ही उन लोगों के करीब पहुंच चुकी थी जो सालों तक साधना करते थे और उसने इसे एक दिन में ही हासिल कर लिया। इस समय उसकी भाग्य रेखाएं एक बार फिर आगे बढ़ रही थीं क्योंकि अराजकता कण लगभग 50,000 पर बने हुए थे। उसका अगला साधना सत्र भाग्य रेखाओं को जलाने और अराजकता कणों को बढ़ाने का होगा क्योंकि उसे उम्मीद थी कि वे 1,00,000 मील के पत्थर को तोड़ देंगे। 100,000 मील का पत्थर पार करने से व्यक्ति को भाग्य रेखाओं और अराजकता कणों का उपयोग एक नए तरीके से शुरू करने की अनुमति मिलेगी, जिससे उन्हें अपने हमलों में शुद्ध भाग्य और अराजकता ऊर्जा जारी करने की क्षमता मिलेगी जो विरोधी तत्व के लिए और भी घातक थे। युद्ध राजकुमारी एथेना जल्द ही इस बिंदु को पार कर जाएगी, लेकिन नू भी उससे ज्यादा पीछे नहीं रहेगा क्योंकि वह जल्द ही उससे भी आगे निकल जाएगा, इतनी तेजी से कि अगर उन्हें पता चले तो वे भी चौंक जाएंगे। नूह का लक्ष्य अभी भी दिव्य प्राणियों की नजरों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में प्रकट होना था और अगले कुछ दिनों में वह अपनी इस प्रतिभा को और भी उजागर करेगा क्योंकि वह धीरे धीरे अपनी तेजी से बढ़ती भाग्य रेखाओं को इस गति से प्रकट करेगा कि वे उसे एक भयानक प्रतिभाशाली प्राणी समझें, फिर भी उसे किसी ऐसे असाधारण प्राणी की तरह न समझें जिस पर शोध किया जाना चाहिए। लेकिन वह उन्हें जो कुछ भी दिखाएगा वह बस उसकी असली क्षमता की एक झलक मात्र होगी। अपने आसपास के शून्य में नजर दौड़ाते हुए उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। सुनहरी रोशनी लगभग मंद पड़ गई थी और सब कुछ सामान्य हो गया था। जैसे ही वह उस स्थान से गायब हुआ और आध्यात्मिक दुनिया में वापस लौटा, उसकी आकृति प्रकाश के कणों में बदल गई। वो इस विशाल और काल्पनिक खजाने के ऊपर प्रकट हुए जो एक विशाल भूमि की तरह दिखता था, जो 4 झिलमिलाते हुए महाद्वीपीय भूखंडों से जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने इसकी भव्यता को देखा, उसके बाद उनकी ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, जिससे आध्यात्मिक दुनिया का आकार विनियमन फीचर सक्रिय हो गया और फिर विशाल तारा आकार का खजाना तेजी से सिकुड़ने लगा। गड़गड़ाहट। आध्यात्मिक दुनिया के स्तर बढ़ने के साथ साथ आकार नियंत्रण जैसी सुविधाओं का उपयोग करने के लिए आवश्यक सार में भारी वृद्धि हुई, लेकिन नूह के लिए इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि विशाल खजाना उसकी नजरों में सिकुड़ता रहा और कुछ इंच का रह गया। उसका मन कभी समझ ही नहीं पाया कि इस सुविधा के साथ अंतरिक्षीय रहस्य कैसे काम करते हैं, जिसका मतलब था कि उसके अंगूठे के आकार की एक पूरी दुनिया हो सकती है। फिर भी जब वह उसमें प्रवेश करता तो उसे वह दुनिया एक विशाल दुनिया लगती। यह एक ऐसा काल्पनिक दृश्य था जो किसी को भी अपनी मान्यताओं को त्याग कर ऐसे खजाने की चमक का आनंद लेने पर मजबूर कर देता। आध्यात्मिक दुनिया तब उसके शरीर से जुड़ी हुई थी जब वो प्रकाश और अंधेरे विस्तार के जंक्शन से गायब हो गया,
ज्वालामुखी पर्वत के नीचे प्राचीन पेडेस्टल पर लौट आया क्योंकि अगली योजना शक्तिशाली जानवरों और एलेना को दिव्य क्षेत्र की खोज में वापस जाने की थी क्योंकि उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाई थी। अग्नि मूल कोर और अग्नि के शिष्य की विरासत से शक्तिशाली क्षमताओं को पूर्ण उपयोग में लाया जा रहा था क्योंकि वे अपनी प्रगति जारी रखते थे। एलेना की आकृति लावा से भरे स्थान में प्रकट हुई। जब उसने मोह के भाव से नूह की ओर देखा, सम्राट पेंगुइन और अन्य लोग भी प्रकट हुए क्योंकि उनकी सेनाएं बाहर जाने के लिए तैयार थीं। मास्टर डार्क एक्सपेंस की ताकतें एक स्थानिक संबंध स्थापित करने में सफल रहीं और वे अपनी शक्ति बढ़ाने के साथ साथ इस क्षेत्र के खजाने को भी स्वतंत्र रूप से इकट्ठा करने में सक्षम हो जाएंगे। एलेना ने नूह की ओर एक दूरदर्शी संदेश भेजा, मानो उसकी आंखें प्रशंसा मांग रही हों, क्योंकि वो उन शक्तियों के रहस्यों का खुलासा करती रही जो अब भी मानती थीं कि वो उनके साथ है। नूह ने उस सुडौल महिला की ओर सिर हिलाया और उसके चांदी जैसे बालों से भरे सिर पर थपथपाया। नूह उन सभी की ओर देखते हुए बात करते हुए खुशी के भाव प्रकट कर रहा था। चलते समय सावधान रहना और यदि किसी भी एलिट बिहेमोथ से सामना हो जाए तो मुझे तुरंत फोन करना। उनकी सेना ने गंभीरता से सिर हिलाया। जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे, उनके शरीर शक्तिशाली रक्तरंजित नरकीय सेटों से सुसज्जित थे, जो लाखों नरकीय प्राणियों की सामग्री से बने थे, जिनका शिकार नूह ने किया था जब वह नरकीय प्रभु के प्रतिशत को 100% तक ला रहा था। उन्होंने इन्फिनल्स के शरीरों की एक बड़ी मात्रा को बचा लिया था क्योंकि उन्होंने उन्हें तैयार करने का काम आध्यात्मिक विश्व प्रणाली को सौंप दिया था। उनकी कई सेनाएं शक्तिशाली वस्तुओं से लैस थीं जो उन्हें फ्लेम बेहेमोथ से बचाती थीं। उनमें से कुछ ने तो तैयार किए हुए इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट भी पहने हुए थे और 2 और सेट पूरे किए जा सके क्योंकि नूह ने अपने मुख्य शरीर को मिली सामग्री और एलेना व अन्य लोगों द्वारा शिकार किए गए बेहेमोथ का इस्तेमाल किया था। उनके शरीर शक्ति और ताकत से चमक रहे थे क्योंकि नूह को उम्मीद थी कि वे सामान्य अग्नि बेहेमोथ को आसानी से संभाल लेंगे और यह खास तौर पर सम्राट पेंगुइन और एलेना के लिए था जिनके पास इनकेंडेसेंट फ्लेमबॉर्न सेट थे। उसके क्लोन ने अभी तक एलिट कैस बेहेमोथ्स की सामग्रियों को तैयार करना शुरू नहीं किया था, जिसे वह धीरे धीरे इकट्ठा कर रहा था। उसका दिल सभी सामग्रियों को इकट्ठा करने और जल्द ही एक पूरा सेट पूरा करने पर लगा हुआ था। क्लोन के अगले कार्य के लिए यह एक अन्य कौशल वृक्ष के उन्नयन की देखरेख करना था क्योंकि उसका मुख्य शरीर सेलेस्टियल्स के साथ लड़ते हुए इसका उपयोग करना जारी रखता था। शक्तिशाली कौशल वृक्ष जो भाग्य का संरक्षक था, अगला था जो उन्नत होने के लिए तैयार था। क्लोन ने उस पैनल पर नजर डाली जो संभावित उन्नति पथों की जानकारी दिखा रहा था क्योंकि वह लूट के रूप में प्राप्त किए गए कई शून्य रैंक कौशलों में से बलिदान करने के लिए चुनना शुरू कर रहा था। भाग्य का संरक्षक 45/45 एक शुरुआती के रूप में, जो अभी भाग्य की कार्यप्रणाली सीख रहा है, आपको एक संरक्षक की भूमिका दी गई है जो कमजोरों की रक्षा करता है और बुराई का नाश करता है। क्षमताओं में एम्पायरियन गार्ड्स 5/5, एम्पायरियन आर्मामेंट 5/5, स्माइट ऑफ लिबरेशन 5/5 और जजमेंट 5/5 शामिल हैं। पर्याप्त अंक और 2 समान स्तर के बलिदान कौशल की मूल आवश्यकता पूरी होने पर विकास के लिए 2 कौशल वृक्ष संभव हैं। ग्रेटर दैन भक्त अनुयायी भाग्य के मार्ग पर एक अनुयायी उपयोगकर्ता को सुरक्षात्मक क्षमताएं प्रदान करता है जो उनकी और उनके आसपास के लोगों की शक्ति को बढ़ाएंगी। ग्रेटर दैन अनियंत्रित मार्गदर्शक एक ऐसा मार्ग जो प्रश्न करता है और अपने नियम स्वयं बनाता है, खोए हुए प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए अपार आक्रामक शक्ति का उपयोग करता है। भाग्य के संरक्षक के लिए उन्नति के 2 विकल्प थे, या तो भक्त अनुयायी या अनियंत्रित मार्गदर्शक। क्लोन की भावशून्य निगाहें पहले से ही जानती थीं कि उसे क्या चुनना है क्योंकि महत्वहीन कौशलों की बलि चढ़ रही थी। एक चमकदार रोशनी चमक रही थी जैसे नीले स्टेट पैनल पर सोने की एक झलक छा रही हो। एक और कौशल वृक्ष चुपचाप आगे बढ़ रहा हो। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 425 अनियंत्रित मार्गदर्शक। प्राचीन रक्त क्लोन की आंखें चमक उठीं जब उसने एक कौशल मार्ग को लुप्त होते और दूसरे को भाग्य के संरक्षक के अधीन पूरी तरह से स्थापित होते देखा। जो लुप्त हुआ वह था धर्मनिष्ठ अनुयायी और उसने जिसे चुना वह था अनियंत्रित मार्गदर्शक। जैसे ही नूह की आंखों के सामने नए शब्द और क्षमताएं दिखाई गईं, तो स्टेट पैनल चमक उठा और जब उसने उनके विवरण पर नजर डाली तो कौशल वृक्ष में 4 नई क्षमताएं जुड़ गईं। आत्मा भाग्य का संरक्षक 45/45 एक नौसिखिए के रूप में, जो अभी भाग्य की कार्यप्रणाली सीख रहा है, आपको एक संरक्षक की भूमिका दी गई है जो कमजोरों की रक्षा करता है और बुराई का नाश करता है। क्षमताओं में एम्पायरियन गार्ड्स 5/5, एम्पायरियन आर्मामेंट 5/5, स्माइट ऑफ लिबरेशन 5/5 और जजमेंट 5/5 शामिल हैं। ग्रेटर दैन अनियंत्रित मार्गदर्शक O60 एक ऐसा मार्ग जो प्रश्न करता है और अपने नियम स्वयं बनाता है, भटके हुए प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए अपार आक्रामक शक्ति का उपयोग करता है।
अतिरिक्त क्षमताओं में एम्पायरियन शासक 0/5, मुक्तिदाता 0/5, भाग्य चुराने वाला 0/5 और स्वर्ण मार्गदर्शक 0/5 शामिल हैं। भाग्य के संरक्षक के कौशल वृक्ष पर क्षमताओं का एक नया समूह जोरदार तरीके से प्रदर्शित हुआ। नूह ने कौशलों पर नजर डाली और तुरंत ही कौशल अंक जोड़ने शुरू कर दिए, क्योंकि वह इन क्षमताओं की पूरी क्षमता को तुरंत देखना चाहता था। एम्पायरियन शासक 5/5 अनरूली गाइडर द्वारा बुलाए जा सकने वाले एम्पायरियन गार्ड्स की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। मुक्तिदाता 5/5 मुक्ति के ब्लेड अनियंत्रित मार्गदर्शक की मजबूत इच्छाशक्ति को महसूस करते हैं और अपनी इच्छाशक्ति को बढ़ाते हैं, क्योंकि वे आपके दुश्मनों को न्याय दिलाने के लिए आपके साथ रहते हैं। मुक्ति की तलवार क्षमता में जोड़ 180% शारीरिक क्षति, जोड़ 180% आत्मा क्षति और जोड़ 180% हमले की गति। भाग्य चुराने वाला 5/5 एक सहायक क्षमता जो केवल तभी सक्रिय होती है जब भाग्य के कामकाज में कुशल एक दुश्मन अनियंत्रित गाइडर के खिलाफ खड़ा होता है और अपनी मृत्यु का सामना करता है। वर्षों से उनके द्वारा एकत्र किए गए भाग्य सार का 12% गाइडर द्वारा अवशोषित किया जाएगा। गोल्डन गाइडर 5/5 अनरूली गाइडर के शासन का पालन करने वाले सभी प्राणियों को उसकी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि उपयोगकर्ता के भाग्य की आभा का एक अंश उन्हें घेरे रहता है। अनरूली गाइडर के अधीनस्थों के लिए जोड़ 120% शारीरिक, आत्मिक और तात्विक क्षति, जोड़ 120% कास्ट और आक्रमण गति, जोड़ 120% सभी तत्वों का प्रतिरोध, जोड़ 120% रक्षा। नूह की आंखों में चमक लाने वाले स्पष्ट विवरण उसके सामने रखे गए थे, और जैसे जैसे वह धीरे धीरे उनमें से गुजर रहा था, उसकी क्षमताओं का एक शानदार संग्रह उसके शस्त्रागार में जुड़ता जा रहा था। एम्पायरियन रूलर और लिबरेटर को फेट के संरक्षक के तहत कौशल को मजबूत करने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें फेट स्टीलर एक अनोखी चीज थी जो उसे भाग्य के नियम में अपना प्रतिशत तेजी से बढ़ाने की अनुमति देती अगर वह उन प्राणियों को हरा देता जो इसमें भी कुशल थे। आखिरी कौशल गोल्डन गाइडर विशेष रूप से दिलचस्प था, क्योंकि इससे उसके अनुयायियों को वास्तव में काफी बड़ी बढ़त मिली। उसे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि उसके भाग्य का एक अंश उन्हें घेर लेगा, क्योंकि उसने लेस देन हेरल्ड ऑफ फैट ग्रेटर देन की क्षमताओं का इस्तेमाल बहुत पहले ही कर लिया था जब उसे ये पहली बार मिली थी, ताकि वह अपने भाग्य, अपने जुड़े हुए संसारों और अपने आसपास के सभी प्राणियों को छुपा सके। ये पूर्ण कौशल उन कौशलों में से एक था जो नूह के पास हर समय सक्रिय रहता था, जो इस तरह बने रहने के लिए मन को चूसता रहता था, लेकिन इससे उसे बिना किसी चिंता के अपनी सेनाओं के साथ गुप्त रूप से आगे बढ़ने के असीमित लाभ मिलते थे। यहाँ तक कि यदि कोई सेलेस्टियल सम्राट पेंगुइन जैसे किसी व्यक्ति के ठीक बगल में खड़ा हो और उसके भाग्य पर नजर डाले, तो उसे केवल एक अनोखे जानवर का सामान्य भाग्य ही दिखाई देगा, जिसका रक्त वंश वैम्पायर जैसा था। इसलिए नूह को खुद कोई चिंता नहीं थी, बस यही चिंता थी कि उसके अधीनस्थ को किस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे ही उसके विचार भटक रहे थे, दिव्य क्षेत्र में एक और जगह पर एलेना के नेतृत्व में रक्त का आदेश पहले ही एक और अग्नि बेहिमोत को ढूंढ चुका था और उसका शिकार कर रहा था। तभी उन्हें अपने शरीर के चारों ओर एक असीम शक्ति का एहसास हुआ। इन चीजों को सबसे पहले क्रैकन ने नोटिस किया, क्योंकि उसने अपनी सीर क्षमता का प्रयोग किया था और अपनी लाल आंखों से प्रकाश की शक्तिशाली विनाशकारी किरणें छोड़ रहा था। जब उसने अचानक देखा कि उसकी क्षमता में तुरंत वृद्धि हो गई है, किरणें आकार में दोगुनी हो गईं, क्योंकि वे और भी अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ीं, और उसने एक सुनहरी आभा को भी पहचाना जो अब इन विनाशकारी किरणों के साथ चल रही थी, क्योंकि उन्होंने वास्तव में उस फायर बेहिमोथ की खाल को भेद दिया था जिससे वे लड़ रहे थे और जिससे वह एक दर्द भरी चीख निकालता था। दहाड़! आसपास का माहौल हिल गया, क्योंकि क्रैकन का कौशल उस जानवर पर सबसे पहले हमला करने वाला था। ठीक उसी पल जब नूह ने गोल्डन गाइडर कौशल हासिल किया और उसमें 5 कौशल अंक डाले। ये क्षमता विशेष रूप से घातक हो गई थी, क्योंकि अब इसमें नूह के भाग्य का आभामंडल था, जो एक ऐसा गूढ़ आत्मिक क्षति प्रदान करता था जिससे बहुत कम लोग बचाव कर सकते थे। अन्य लोगों ने बहुत जल्दी ही परिवर्तनों को महसूस किया, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को हल्का और तेज महसूस किया, अपने शरीर की जांच करने के लिए अपने सार का उपयोग किया, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि एक गर्म और शक्तिशाली आभा उन्हें घेर रही है। मालिक, पूर्वज, सम्राट पेंगुइन ने सबसे पहले इस परिवर्तन का श्रेय उस एकमात्र व्यक्ति को दिया जिसके लिए वह जिम्मेदार था। एलेना ने अपने शरीर को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसने महसूस किया कि गर्म आभा ने उसे घेर लिया है और उसकी ताकत बढ़ा दी है। रा 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 सम्राट पेंगुइन ने अपने पंखों को लहराया और कई स्थानिक ब्लेड छोड़े। इस बार वे एक सुनहरी आभा के साथ कवर किए गए थे जो फायर बेहिमोथ की सुरक्षा को आसानी से भेदने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि यह आत्मा की क्षति से एक और दर्दनाक दहाड़ लगा रहा था जो इसके साथ आया था। यह आश्चर्यजनक स्थिति कई स्थानों पर घटित हो रही थी, क्योंकि जिन लोगों को नूह के अधीनस्थ कहा गया था
उनकी संख्या वास्तव में इतनी अधिक थी कि उनकी गिनती करना भी कठिन था। आध्यात्मिक जगत में जो लोग अपने कौशल वृक्षों की दक्षता को अधिकतम करने के लिए समय स्थान में बचे थे, उन्होंने इस शक्तिशाली आभा को अपने चारों ओर घिरा हुआ महसूस किया। नर्क के प्रथम नारकीय क्षेत्र में युवा ड्रैगन ड्रेको की तरह जो लोग थे, उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर में एक ऐसी शक्ति आ गई है जिससे वे नारकीय प्राणियों को और भी आसानी से हरा सकते हैं। इससे भी आगे बढ़ते हुए नूह के ग्रह संसार में एक बेतरतीब ढंग से बनाए गए तहखाने में, जहां एक रंगवी शिकारी ने लापरवाही से खुद ही एक तहखाने में छलांग लगा दी थी और मरने वाला था, उसके शरीर में बहुत अधिक ताकत महसूस हुई क्योंकि उसके कम रैंकिंग वाले लोहे के ब्लेड में एक लाल आभा का रंग आ गया था जो वास्तव में उसके सामने ट्रोल के वार से बचाव करने के लिए चला गया था। उसकी निगाहें सदमे में उसकी तलवार को देख रही थी क्योंकि वह उस गति से आगे बढ़ा जो उसने पहले कभी नहीं बढ़ाया था और जानवर की ओर वार किया। कमजोर लोहे की धार ने ट्रोल की सुरक्षा को पूरी तरह से भेद दिया, जिससे शिकारी, जिसने अपनी क्षमताओं को अधिक आंक लिया था और जो अपनी जान गंवाने वाला था, सदमे में इधर उधर देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसके दिमाग में एक अनोखा विचार आया। क्या मैं वास्तव में किसी अज्ञात शक्ति के साथ पैदा हुआ था और महान कार्यों के लिए बना हूँ? इससे भी आगे बढ़कर एक व्यक्ति जो अभी अभी पिता बना था, अपने बच्चे के साथ खेल रहा था, जो अभी तक मुश्किल से ही बोल पाता था, नूह के ग्रह विश्व के संयुक्त संघ के एक छोटे से शहर में। पापा कहो मेरे छोटे बच्चे। पिता अपने बच्चे को गोद में लिए हुए था और उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था। बच्चा अपने मुंह से निकल रही अजीब गरीब आवाजों से खुश हो रहा था। आहा दा। पिता के चेहरे पर खुशी बढ़ती गई जब उन्होंने अपने शब्दों को दोहराया और इस बार गोल्डन गाइडर की अनोखी ऊर्जा ने उन दोनों को घेर लिया। कहो पापा। युवा पिता के शब्द बीच में ही रुक गए क्योंकि उन्होंने विदेशी ऊर्जा को महसूस किया। उनकी खुशी भरी अभिव्यक्ति जो उनके बच्चे को ये देखकर हुई कि पहले कभी नहीं देखी गई गंभीर अभिव्यक्ति, जैसे ही एक शब्द वास्तव में बच्चे के मुंह से निकला। पापा ... विस्मयादिबोधक चिन्ह। इस तरह की अनेक स्थितियां अनेक स्थानों पर लगातार घटित होती रहीं, क्योंकि गोल्डन गाइडर कौशल, जो नूह के अधीनस्थ माने जाने वाले प्राणियों को बढ़ावा देता था, आश्चर्यजनक रूप से उन सभी ग्रहों पर प्रत्येक प्राणी पर लागू किया गया जिनसे वह जुड़ा हुआ था। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 426 क्रिक्सस दिखावा करता है। कुछ तारों में एक अनोखी घटना घटी क्योंकि उनके भीतर के प्राणी अप्रत्याशित रूप से किसी ऐसी चीज के संपर्क में आ गए जिसे देखने या समझने का मौका उनमें से अधिकांश को कभी नहीं मिला होगा। भाग्य की एक विशिष्ट आभा ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उनके शरीर मजबूत और सुदृढ़ हो गए हैं। जो लोग सक्रिय रूप से कालकोठरी में गोता लगा रहे थे या लड़ रहे थे, उन्होंने इस शक्ति में पहली बार वृद्धि देखी। इस वजह से आश्चर्यजनक रूप से प्राइम वर्ल्ड्स पर एक सामान्य सी घटना उन सभी ग्रहों पर घटित हो रही थी जिनसे नूह जुड़ा हुआ था। ये वह घटना थी जहां प्राइम वर्ल्ड्स के अधिकांश प्राणियों को ग्रह प्रणाली के संदर्भ में जागृत व्यक्ति माना जाता था, जहां प्राइम वर्ल्ड्स के अधिकांश प्राणियों के शरीर में सत्व की एक झलक प्रवाहित होती थी जो उन्हें लंबी आयु और भविष्य में अधिक शक्तिशाली होने की संभावना प्रदान करती थी। ये केवल उस शक्तिशाली वायुमंडलीय सार के कारण ही संभव था जो प्राइम वर्ल्ड्स में प्रचुर मात्रा में था, जिससे वहां के अधिकांश प्राणी जागृत माने जाते थे। ऐसी ही एक घटना वास्तव में उन असंख्य ग्रहों पर घटित हो रही थी जिनसे नूह जुड़ा हुआ था, जहां जिन्हें सामान्य प्राणी माना जा सकता था, वे भाग्य की शक्तिशाली ऊर्जा के कारण धीरे धीरे जागृत हो रहे थे जो उनके चारों ओर लिपटी हुई थी। धन्य साम्राज्य के शहरों के किनारे बसे एक छोटे से अपार्टमेंट में एक युवक चमकती आंखों से टीवी पर देख रहा था क्योंकि उसने कोलिजियम में रैंक एस हंटर्स को एक दूसरे के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए देखा था। इस दृश्य को लालसा से देखते हुए उसके मन में एक विचार कौंध रहा था। मैं कब कोई कौशल प्रयोग कर पाऊंगा या उनके जितना शक्तिशाली कुछ भी कर पाऊंगा। ये वही लालसा भरे विचार और नजरें थीं जो कई लोगों ने अपने फोन और टीवी पर शक्तिशाली शिकारियों को उनके सपनों से भी परे दौलत हासिल करते हुए देखकर महसूस की। इस युवक के साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन उसने अपना ध्यान वापस टीवी पर केंद्रित करते हुए अपना सिर हिलाया। तभी उसे अचानक एक अनोखी ऊर्जा का एहसास हुआ जो उसके शरीर को घेरे हुए थी। यह ऊर्जा उसके भीतर किसी चीज को खोल रही थी और उसे सीधे जगा रही थी। उसकी चौंकी हुई आंखें अपनी आंखों के सामने एक नीले रंग के स्टेट पैनल को साकार होते हुए देख रही थीं। इस तरह के चौंकाने वाले दृश्य दूर दूर तक होते रहे क्योंकि एक शानदार घटना कुछ जुड़े हुए विश्वों में जारी रही, जिससे अनजान प्राणियों को अपार खुशी मिली, क्योंकि यह तो केवल इसकी शुरुआत थी। नूह को स्वयं इस बात का अभी तक कोई ज्ञान नहीं था, जब तक कि कुछ सेकंड बाद उसने ग्रह प्रणाली के शब्दों को अपने दिमाग में गूंजते नहीं सुना। गोल्डन गाइडर की वह क्षमता आपकी अपेक्षा से कहीं अधिक हास्यास्पद है। नूह, जो पहले ही किसी दूसरे काम पर आगे बढ़ चुका था,
ने उन ग्रहों के आसपास हो रही घटनाओं को सुना जिनसे वह जुड़ा था, और इस कौशल के विवरण पर एक नज़र डालते ही वह चौंक गया। उसके अधीनस्थ माने जाने वाले लोग तो बहुत ज्यादा थे, है ना। इस स्वर्ण मार्गदर्शक के प्रभाव की सीमा का एहसास होने पर ग्रह प्रणाली द्वारा उसके विचारों की पुष्टि और वाणी के साथ उसके मन में अनेक प्रकार के विचार आए। यदि भविष्य के कौशल वृक्षों में अन्य गाइडा प्रकार की क्षमताएं हैं, तो प्रभाव कुछ अद्वितीय होने के लिए बाध्य हैं। एक प्राणी और कुछ विश्वों के ग्रह मंडलों के मन में एक चौंकाने वाला विचार आया, क्योंकि भविष्य में अनगिनत संभावनाएं छिपी हुई थीं। नूह ने इस हास्यास्पद बढ़ावा पर अपना सिर हिलाया, जो इन तारों पर लगभग हर प्राणी को मिला था, और भविष्य के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है। उसका मुख्य शरीर जो धर्मी अग्नि अन्वेषण दल और ग्रैंडमास्टर रेडरल के साथ आगे बढ़ रहा था, आगे बढ़ना जारी रखा, क्योंकि उन्होंने एक और कैस बेहेमोथ का पता लगा लिया था। वह गोल्डन गाइडा क्षमता के पूरे प्रभावों को बाद में देखेगा, क्योंकि वह इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि वह इन दिव्य प्राणियों के सामने क्या करने वाला है। भाग्य के संरक्षक कौशल वृक्ष के उन्नयन के बाद, जिसने उसे अनियंत्रित गाइडर की उन्नति प्रदान की, उसने कैस बेहेमोथ के अगले शिकार में अपनी कुछ प्रतिभा का प्रदर्शन करने की योजना बनाई। ग्रैंडमास्टर रेडरल धीरे धीरे लड़ाई में पीछे हट रहे थे, ताकि नूह और एथेना इन कुलीन बेहेमोथों के खिलाफ खड़े होने के लिए धर्मी अग्नि अन्वेषण टीम के साथ मिलकर काम कर सके। उनके शरीर को बेहेमोथ के कई मूल कोर और उनकी सामग्री प्राप्त होती रही, जिससे वे कुछ ही दिनों में सोलरांग के शिखर के पास पहुंच गए। जैसे ही उन्हें रुकने का संकेत मिला, उनके आगे चल रहे ग्रैंडमास्टर का हाथ ऊपर उठ गया। उसके बाद उनकी आवाज गूंजने लगी, एक औसत दर्जे का एलीट कैस बेहेमोथ हमारे सामने है। क्रिक्सिस और एथेना हमले का नेतृत्व करेंगे और आप बाकी लोग उनका साथ देंगे। अगर कोई जानलेवा स्थिति आई तो मैं कूद पड़ूंगा। ग्रैंडमास्टर की शांत आवाज ने उन्हें गंभीर चेहरों के साथ सिर हिलाने की अनुमति दी, क्योंकि युद्ध राजकुमारी और विध्वंसक ने नेतृत्व संभाला। उनके शरीर चमकने लगे, क्योंकि उन्होंने एम्पायरियन गार्ड और एम्पायरियन आर्मामेंट का इस्तेमाल किया। गर्जन। इन कौशलों के प्रयोग ने कैस बेहेमोथ का ध्यान आकर्षित किया, क्योंकि उनके नीचे की धरती कांपने लगी और ये पहाड़ी जानवर संभवतः कुछ ही सेकंड में उनके स्थान पर पहुंच गया। 4 एम्पायरियन गार्ड एथेना के चारों ओर प्रकट हुए और वे शीघ्र ही प्रकाश की धारियों में बदल गए तथा उसे सामान्य स्वर्ण कवच और चमकते प्रकाश पंखों वाले 2 स्वर्ण हथौड़े दिए। नूह के आसपास भी ऐसा ही दृश्य दोहराया गया, लेकिन बुलाए गए एम्पायरियन गार्ड 4 पर नहीं रुके या सामान्य 6 पर नहीं रुके, जिसे सेलेस्टियल्स ने पहले भी उनका उपयोग करते देखा था। अनरूली गाइडर स्किल ट्री से एम्पायरियन रूलर को जोड़कर वह अतिरिक्त 12 एम्पायरियन गार्ड्स को बुला सकता है। इतने सारे एम्पायरियन गार्ड्स को अवशोषित करने से उसे क्या हासिल होगा। ग्रैंडमास्टर रेडरल ने ध्यानपूर्वक देखा कि कैसे उनकी आंखों से तीव्र प्रकाश चमकने लगा, और उन्होंने क्रिक्सिस के चारों ओर ठीक 12 एम्पायरियन गार्डों को देखा, जिसके बाद वे सभी प्रकाश की धारियों में बदल गए और उसके शरीर से चिपक गए। एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी तब फूटी जब एम्पायरियन गार्ड्स की संख्या दोगुनी होने से एक नया परिवर्तन आया। नूह ने अतिरिक्त 6 का उपयोग भी नहीं किया, क्योंकि उसने अपने आसपास के सेलेस्टियल्स के सामने केवल 12 का ही चित्रण किया था। गर्जन। कैस बेहेमोथ ने दिव्य क्षेत्र के दीप्तिमान पत्तों को तोड़ दिया। जब नूह की चकाचौंध करने वाली रोशनी पहले उससे टकराने के लिए आगे बढ़ी, उसकी शानदार सुसज्जित आकृति अंततः ग्रैंडमास्टर एथेना और धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के सदस्यों की आंखों के सामने प्रकट हुई। जब वे आश्चर्यचकित भाव से खड़े थे, नूह स्वयं कैस बेहेमोथ से सीधे भिड़ गया। बूम। अध्याय समाप्त। अब आगे। अध्याय 427 वैभव से जगमगाता हुआ। धमाका। इस टक्कर से अराजकता और भाग्य के तत्वों की लहरें उठी। नूह की आकृति थोड़ी पीछे धकेल दी गई। अराजकता बेहेमोथ अपने शरीर के एक खास हिस्से में रुक गया। एक जलने का निशान रह गया। भाग्य की प्रबल आभा उसकी स्पर्श त्वचा में जल रही थी, जैसे ही वह जानवर दिव्यों के समूह को घूर रहा था। नूह की आंखों के सामने उसके ऊपर एक स्पष्ट नाम तैर रहा था, अराजक ज़ाइगोसोरस। इस कैस बेहेमोथ में प्राचीन मांसाहारी डायनासोर के गुण थे, जो 4 पैरों पर शक्तिशाली रूप से खड़ा था, क्योंकि इसका जबड़ा बड़ा था और त्वचा पर गहरे रंग के शल्क थे, जो 60 मीटर से अधिक ऊंचे थे। फिर भी इस विशाल राक्षस के आक्रमण को एक आत्मा निर्माण क्षेत्र द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि उसका नया रूप सभी के सामने स्पष्ट रूप से प्रकट हो गया। उनके बाएं हाथ में एक विशाल शुद्ध सफेद मीनारनुमा ढाल उनके पूरे शरीर की रक्षा कर रही थी, और उनके दाहिने हाथ में एक हथियार था जिसे एक फलल ही कहा जा सकता है। फलल एक पारदर्शी सफेद जंजीर पर लटका हुआ था और उसमें सुनहरे भाले जैसे उभार थे जो खतरनाक ढंग से चमक रहे थे। उनका शरीर एक सुनहरे वस्त्र से कसकर लिपटा हुआ था जो शक्ति से स्पंदित था, और इस वस्त्र से निकलने वाले प्रकाश के एक निष्क्रिय सुनहरे अवरोध को मुश्किल से ही पहचाना जा सकता था। उसकी पीठ पर शानदार ढंग से उभरे हुए सफेद पंख थे, लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी उसके पीछे गोलाकार गति में घूमती 3 वस्तुएं।
एथेना के हथौड़ों की तरह 3 चमकदार सुनहरे हथौड़े नूह की पीठ के पीछे गोलाकार गति में घूम रहे थे और उनमें शक्ति का संचार हो रहा था। उसके शरीर पर भाग्य रेखाओं की चमक साफ दिखाई दे रही थी और देखने वाले दिव्य प्राणी 40,000 से ज्यादा गिन पा रहे थे। वाह! नूह ने सांस छोड़ते हुए अपने हाथों में सुनहरा फंदा थामे और उसके पूरे शरीर से सुनहरे सार की लहरें निकलती, एक राजसी माहौल फैल गया। उसके पीछे घूमते हुए 3 सुनहरे हथौड़े भी कंपन करते हुए बाहर निकले, मानो दुश्मन पर निशाना साधते हुए वे अतिरिक्त हाथ हों। हा, सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति, ग्रैंडमास्टर रेडरल ने बगल में चिल्लाया, जबकि बाकी दर्शक सदस्य सावधान हो गए थे। युद्ध राजकुमारी एथेना नूह की ओर तेज निगाहों से देख रही थी, क्योंकि उसके कनिष्ठ भाई ने अनजाने में एक और सफलता प्राप्त कर ली थी और यहाँ तक कि भाग्य के संरक्षक की तकनीकों का अनोखे ढंग से उपयोग करने का एक और तरीका भी खोज लिया था। नूह ने अपना काम अभी पूरा नहीं किया था। उसने सुनहरे फ्लेल को आगे की ओर इंगित किया। अराजक ज़ाइगोसॉरस ने अपने दांतों को धमकी भरे अंदाज में पीसना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने एक और कौशल का प्रयोग किया। आसमान में बादल फट गए क्योंकि मुक्ति के 5 बड़े ब्लेड नीचे उतर आए। हाँ, नूह स्वयं आगे बढ़ा, उसके साथ एथेना और बोरू भी थे। अन्य सदस्य दूर से ही जानवर पर निशाना साध रहे थे, क्योंकि डोमेन विस्तार क्षेत्र अराजकता बेहेमोथ के खिलाफ ग्रैंडमास्टर की मदद के बिना लड़ाई शुरू हो गई थी। बूम बूम बूम, मुक्ति का ब्लेड जानवर की ओर टूट पड़ा और उसने कुछ हमलों को चकमा दिया और उन्हें अवशोषित कर लिया। देख रहे ग्रैंडमास्टर और धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के लड़ाकू सदस्य एक बार फिर आश्चर्यचकित हो गए जब मुक्ति के इन ब्लेडों का प्रकाश के कणों में गायब होने का सामान्य दृश्य नहीं हुआ, और इसके बजाय वे दृढ़ता से हवा में बने रहे और फिर से अपने आप चलना शुरू कर दिया, अराजकता बेहेमोथ का पीछा करते हुए, क्योंकि वह सभी दिशाओं में घिरा हुआ था। ग्रैंडमास्टर ने इसे प्रश्नवाचक लहजे में देखा, क्योंकि इस दृश्य ने उन्हें इतना उत्सुक कर दिया था कि वे ये समझने के लिए उत्सुक नहीं थे कि इस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ये सब कैसे किया। नई लिबरेटर क्षमता के प्रभाव में अब स्वायत्ता से चलने वाले ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन ने युद्ध के मैदान में घूमते हुए कैस बीस्ट को पूरी तरह से व्यस्त रखते हुए क्षति और गति बढ़ा दी थी। राइटियस फायर एक्सप्लोरेशन टीम के अन्य सदस्यों को इधर उधर घूमने और बीस्ट द्वारा किए जा रहे भयानक हमलों से बचने का मौका मिल गया था। विशाल सुनहरे ब्लेड्स ने उसे चारों ओर से खदेड़ दिया और भाग्य की आभा से स्पंदित शक्तिशाली सुनहरे हथौड़े उसकी रक्षा के लिए उसके चारों ओर घूम रहे थे और साथ ही और भी अधिक क्षति पहुंचाने के लिए स्वयं भी गति कर रहे थे। ध्यान रहे, चेतावनी एथेना की ओर से आई, क्योंकि उसकी अनोखी शक्ति ने उसे बताया कि एक बहुत बड़ा कौशल आ रहा है। सामने क्रूर अराजकता जानवर ने अपनी अराजकता के डोमेन को डालते हुए शक्ति की एक अंधेरी लहर जारी की। हम्फ, ग्रैंडमास्टर से एक सुनहरी लहर निकली जब उसने अपने भाग्य के डोमेन के साथ डोमेन को पीछे धकेल दिया। दोनों ने एक दूसरे को रद्द कर दिया, क्योंकि लड़ाई जारी रही और जानवर धीरे धीरे अधिक घायल हो रहा था, क्योंकि 5 विशाल ब्लेड ऑफ लिबरेशन हर समय हमलों में छिप रहे थे। जबकि नूह खुद अपने शक्तिशाली फ्लेल के साथ हमले करने के लिए आगे बढ़े और फिर विशाल टॉवर शील्ड के साथ बचाव किया। जानवर ने अपने पंजे को आगे बढ़ाया। जब इसे एथेना के निर्देशों के साथ जोड़ा गया तो राइटियस फायर एक्सप्लोरेशन टीम वास्तव में ग्रैंडमास्टर की निगरानी में एक एलिट बेहेमोथ को संभाल रही थी। उनमें से कोई भी डोमेन विस्तार क्षेत्र में नहीं था, क्योंकि वे एक जानवर से लड़ रहे थे। दहाड़, युद्ध आधे घंटे तक और जारी रहा, क्योंकि कैस बीस्ट की सुरक्षा धीरे धीरे कमजोर होती जा रही थी। इस बार नूह और एथेना युद्ध में लगातार बढ़त बनाए हुए थे, यहाँ तक कि बोरू भी नुकसान के मामले में पीछे रह गया था। नूह के चारों ओर तैरते 3 हथौड़े और ब्लेड्स ऑफ लिबरेशन, जो अपनी ही इच्छा शक्ति से चलते प्रतीत होते थे, युद्ध के दौरान और भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे थे। कैस बेहेमोथ चारों तरफ से हो रहे हमलों का सामना नहीं कर पा रहा था। ग्रैंडमास्टर के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान स्पष्ट थी, क्योंकि उनके विचारों की पुष्टि हो गई थी। यही कारण था कि उन्होंने महान भाग्य वाले लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए इतने सारे खजानों का इस्तेमाल किया। उनकी शक्ति की तुलना करना असंभव था, क्योंकि उनके पास अपनी एक अनोखी प्रतिभा थी जो बड़े बड़े दिग्गजों को भी चकित कर सकती थी। वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहा था कि ये दोनों प्राणी शीघ्र ही डोमेन विस्तार क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, तथा रैंकों में उनकी तीव्र वृद्धि, जो उनके सार में थोड़ी अस्थिरता पैदा कर रही थी, बहुत शीघ्र ही हल हो जाएगी, क्योंकि वे अपनी शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए शक्तिशाली कुलीन बेहेमोथों से युद्ध करते रहेंगे। ग्रैंडमास्टर रेडरल ने अपने इन अद्भुत शिष्यों के लिए और भी अधिक सामग्री मांगने की योजना बनाई, जो आश्चर्यजनक रूप से जल्द ही उनके जैसी उपाधि प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि वे जिस गति से आगे बढ़ते रहे उससे ये पता चलता है कि एथेना बहुत करीब थी, क्योंकि उसकी भाग्य रेखाएं 100,000 से ऊपर फैलने वाली थीं, एक ऐसी बाधा जिसे पार करने वाले को ग्रैंडमास्टर की उपाधि दी जाएगी। ग्रैंडमास्टर एथेना और ग्रैंडमास्टर क्रिक्सिस। हाँ, ये बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता।
ग्रैंडमास्टर ने बहुत सोचा, क्योंकि वह बता सकता था कि इन जैसे लोगों के उदय के साथ सेलेस्टियल्स का भविष्य वैभव से भरा होगा। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 428 प्रसिद्धि। दिव्य क्षेत्र में घूमते दिव्यों के नेटवर्क के बीच दो नाम उभरने लगे थे और जैसे जैसे दिन बीतते गए वे जोश के साथ चमकने लगे। सामान्य और अभिजात वर्ग अन्वेषण दल दो नए आने वाले महान भाग्य वाले सेलेस्टियल्स के नामों को प्रसारित कर रहे थे, जो रैंकों के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ रहे थे। उनके नाम अब उन प्रसिद्ध सेलेस्टियल्स के समान स्थानों पर रखे गए थे जो अभिजात वर्ग टीमों में आगे बढ़ रहे थे। हालांकि वे अकेले ऐसे नहीं हैं जिनका भाग्य अच्छा है। ग्रैंडमास्टर जेंडर और ग्रैंडमास्टर लीला जैसे अन्य लोग भी हैं जो उनसे भी अधिक चमकते हैं। दो सामान्य टीमें विशालकाय मांस के भोज का आनंद ले रही थीं, जबकि वे विशेष स्थानों के भीतर बातचीत कर रही थीं, जो कि सेंक्टम में सेलेस्टियल्स के लिए विशिष्ट थे। जिन प्राणियों का उन्होंने ग्रैंडमास्टर के रूप में उल्लेख किया, वे कोई हजारों वर्षों से जीवित रहने वाले बूढ़े लोग नहीं थे, बल्कि वे युवा और उभरते हुए दिव्य प्राणी थे, जिन्होंने 100,000 भाग्य रेखाओं को पार कर लिया था और ग्रैंडमास्टर की उपाधि प्राप्त कर ली थी। वे नूह और एथेना के समान प्राणी थे तथा उन्हें महान भाग्य वाले लोगों की उपाधि दी गई थी। खैर, मुझे पता है कि हम महान भाग्य वाले लोगों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन 3 आंखों वाले भाग्य बालक और ग्रैंडमास्टर लाइट के बारे में क्या? उनके पास ऐसे शीर्षक नहीं है, लेकिन क्योंकि वे हमारी आकाशगंगा में अद्वितीय अस्तित्व हैं, उनके पास जबरदस्त शक्ति है। एक विशालकाय दिव्य प्राणी ने चमकते हुए मांस का एक बड़ा टुकड़ा खाया, जो सार के साथ चमक रहा था। जब वो बोल रहा था, बातचीत का विषय उन शक्तिशाली प्राणियों में से किसी का अपमान नहीं कर रहा था जिनके बारे में वे बात कर रहे थे, जहां वे केवल इस बारे में अपनी राय साझा कर रहे थे कि वहां और कौन है। ये सेलेस्टियल्स का वातावरण था, जो व्यवस्था और संतुलन बनाए रखने के सिद्धांतों के अधीन थे, और इस प्रकार तब तक खुश थे जब तक शक्तिशाली व्यक्ति रैंक में बढ़ रहे थे ताकि लगातार बढ़ती अराजकता को बेहतर ढंग से कम करने में सक्षम हो सकें। जिन 2 अन्य प्राणियों का उन्होंने उल्लेख किया, वे थे 3 आंखों वाला भाग्य बालक और ग्रैंडमास्टर लाइट। वे शक्तिशाली उपाधियों वाले प्राणी नहीं थे, बल्कि वे केवल अद्वितीय वातावरण में पैदा हुए प्राणी थे, जिसने उन्हें जन्मजात शक्ति प्रदान की, जो कि लाइट एक्सपेंस में अपनी तरह की एक अनोखी शक्ति थी। 3 आंखों वाला भाग्य बालक अपनी प्रजाति का आखिरी प्राणी था, जिसे एक भटकते हुए ग्रैंडमास्टर ने एक निर्जन ग्रह पर पाया था जो विनाशकारी तूफानों से भरा था। ये 3 आंखों वाला भाग्य बालक ग्रैंडमास्टर द्वारा खोजे जाने से पहले वर्षों तक इस तारे में अकेला जीवित रह पाया था। उसकी अनोखी 3 आंखों ने उसे भाग्य के सर्वोच्च नियम और समय स्थान के सर्वोच्च नियम में अपार प्रतिभा प्रदान की थी। इससे एक ऐसे प्राणी का जन्म हुआ जो 2 सर्वोच्च नियमों में पारंगत था। दूसरी एक दिव्य प्राणी थी जिसे ग्रैंडमास्टर लाइट के नाम से जाना जाता था, एक ऐसा प्राणी जो प्रकाश से बने ग्रह पर पैदा हुआ था, और यह ग्रह ग्रैंडमास्टर लाइट के जन्म के क्षण ही चकनाचूर हो गया। वह एक अनोखी रचना वाली प्राणी थी, जिसका अधिकांश शरीर प्रकाश के कणों से बना था। ऐसी अफवाहें थीं कि केवल उसका हृदय ही बाकी सभी के समान था, और संभवतः यही उसकी एकमात्र कमजोरी भी थी। चूंकि वह प्रकाश तत्व की प्राणी थी, इसलिए वह वर्षों से दिव्यों की श्रेणी में रहते हुए आसानी से प्रकाश के सर्वोच्च नियम और भाग्य के सर्वोच्च नियम को विकसित करने में सक्षम रही थी। अब इनमें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी विशिष्ट टीमों के साथ आगे बढ़ रहा था, क्योंकि वे अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे और सबसे अधिक व्यवस्था और संतुलन स्थापित करना चाहते थे। हमारा संगठन अत्यंत एकजुट है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे जैसे शक्तिशाली प्रतिभाओं वाले प्राणियों की संख्या बढ़ेगी, कुछ मतभेद और प्रतिस्पर्धाएं पैदा होंगी। हमारे पास प्रचुर मात्रा में खजाने हैं, लेकिन क्या यह अगले युद्ध के शुरू होने से पहले महान भाग्य और यहाँ तक कि विशेष अस्तित्व वाले कई प्राणियों को शक्ति के चरम स्तर तक पहुँचाने के लिए पर्याप्त है? मेज के कोने से एक धीमी आवाज आई। एक बुद्धिमान वस्त्रधारी दिव्य पुरुष बोल रहा था, जिससे उस क्षेत्र में सन्नाटा छा गया, और जो लोग उसके शब्द सुन रहे थे वे सोचने पर मजबूर हो गए। इस आश्चर्यचकित दिव्य प्राणी के शब्द वास्तव में काफी सटीक थे, क्योंकि जब ग्रैंडमास्टर रेडरल ने अपने अधीन शक्तिशाली छात्रों के लिए अधिक सामग्रियों और कोर के लिए आवेदन किया, जिनके बारे में उन्हें पता था कि वे बहुत अधिक आशाजनक हैं, तो उन्हें जल्द ही एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा, जहां उन्हें इंतजार करने के लिए कहा गया, क्योंकि अन्य संसाधनों का अधिकांश हिस्सा पहले से ही अन्य प्राणियों के पास भेज दिया गया था, जिनके पास महान भाग्य या विशेष अस्तित्व वाले लोगों की उपाधियां थीं। इससे ग्रैंडमास्टर को थोड़ी अप्रसन्नता हुई, क्योंकि वह जानते थे कि उनके शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली हैं, तथा भविष्य में आने वाली अराजकता के विरुद्ध खड़े होने पर वे ही उनकी सबसे अधिक सहायता कर सकेंगे। ग्रैंडमास्टर रेडरल ने इस मुद्दे के बारे में सोचा था, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर सेंक्टम और 7वें सेलेस्टियल स्टार में अपने संपर्कों
से संपर्क किया था, अपने विचारों को उसी तरह से प्रकट किया था जब उन्होंने लाइट एक्सपेंस के प्राणियों को सेलेस्टियल दायरे में आने देकर उन्हें अधिक प्रभावित करने का विचार सामने रखा था। उनके हालिया योगदानों के कारण उनके शब्दों का महत्वपूर्ण प्रभाव और मूल्य था, क्योंकि यद्यपि वे उन लोगों के निकट नहीं थे जिन्हें सेलेस्टियल्स के बड़े पैमाने पर अवलोकन करते समय सत्ता के शीर्ष पर माना जाता था, फिर भी उनका प्रभाव व्यापक था क्योंकि उन्होंने 7वें सेलेस्टियल स्टार में अन्य ग्रैंडमास्टर्स के साथ लाइट एक्सपेंस के एक महत्वपूर्ण हिस्से की देखरेख में मदद की थी। उन्होंने अतीत में अपनी शक्ति में वृद्धि का त्याग कर दिया था क्योंकि उन्होंने दिव्य क्षेत्र को छोड़ने और प्रकाश विस्तार के निरीक्षण मिशन में भाग लेने का निर्णय लिया था, जहां उनके मित्र जो अतीत में दिव्य क्षेत्र में रह गए थे, वे शक्तिशाली ग्रैंडमास्टर थे जो पहले से ही विश्व रैंक में प्रवेश कर चुके थे। उनमें से कुछ को विशेष अस्तित्व या महान भाग्य वाले लोगों की देखभाल करने का कार्य भी मिला था। लाइट एक्सपेंस के कुछ क्षेत्रों पर उनके प्रभाव ने उन्हें आसानी से सैकड़ों हजारों भाग्य रेखाओं को इकट्ठा करने की अनुमति दी, जबकि वे वर्षों से अन्य ग्रैंडमास्टर्स की तरह सक्रिय रूप से कैस बेहेमोथ का शिकार नहीं कर रहे थे। इस प्रकार उनके शब्दों को गंभीरता से लिया गया और क्रिक्सिस और एथेना के नाम को सेलेस्टियल्स की शक्ति के ऊपरी सोपानों में आगे लाया गया। इन दो प्राणियों को चमकदार सेलेस्टियल्स की सूची में रखा गया, जिन्हें आने वाले युद्ध के लिए सबसे अधिक संसाधनों के साथ तैयार किया जा रहा था। लेकिन इससे ये समस्या उत्पन्न हुई कि असाधारण दिव्य प्राणी बहुत अधिक थे तथा सामग्री और खजाने को बहुत सावधानी से खर्च करने की आवश्यकता थी, क्योंकि वे केवल उन प्राणियों पर केंद्रित थे जिनमें भविष्य में युद्ध की दिशा को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली ग्रह बनाने की अंतिम क्षमता थी। तो फिर जब संगठन युद्ध के कगार पर पहुंच गया, तो उसके प्रतिभाशाली लोगों में से उन लोगों को कैसे चुना जाएगा जो वास्तव में इसके योग्य हैं और जिनमें सबसे अधिक क्षमता है? ये प्रश्न निकट भविष्य में एक शानदार घटना को जन्म देगा, एक ऐसी घटना जो युगों तक एक शो होगी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 429 100,000 की सीमा को पार करना। ग्रैंडमास्टर व्रेडरल ने क्रिक्सिस और एथेना की ओर देखा। उनके चेहरे पर एक ध्यानपूर्वक विचार करने वाला भाव था। वे उन शिष्यों की ओर मुड़े जिन्होंने अभी अभी एक और कैस बेहेमोथ को मार गिराया था और डोमेन रियल्म ओरिजिन कोर को लगातार शुद्ध कर रहे थे, इससे पहले कि वे स्वयं इसके शक्तिशाली सार को अवशोषित करना शुरू करें। वह जानता था कि इन प्राणियों के क्षेत्र में बलपूर्वक की गई वृद्धि आवश्यक रूप से सर्वोत्तम नहीं थी, लेकिन उनके शरीर इस कठिन परीक्षा को झेलने में सक्षम प्रतीत हो रहे थे, क्योंकि वे शक्तिशाली बेहेमोथों के साथ युद्ध जारी रखे हुए थे। उन्होंने उम्मीद की थी कि ये दोनों छात्र जल्द ही डोमेन विस्तार क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन यहीं से कठिनाई शुरू होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में उन लोगों की शक्ति को बढ़ाने के लिए खजाने बहुत दुर्लभ थे, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई जब उन्होंने अधिक संसाधनों का अनुरोध किया और वास्तव में उन्हें कोई भी उपलब्ध नहीं कराया जा सका। समाधान पर काम चल रहा था, लेकिन उनके छात्रों को कठिन परीक्षा से गुजरने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी वे फिर से इतनी तेज गति से आगे बढ़ सकेंगे। उसका मन शांत हो गया जब उसने उन दूसरे प्राणियों के बारे में सोचा जिन्हें विशेष अस्तित्व माना जाता है और जिनकी किस्मत अच्छी है। उसे अपने दिल में पूरा विश्वास था कि क्रिक्सिस और एथेना में सबसे ज्यादा क्षमता है और वे उन सबसे ऊपर हैं। अब उन्हें बस यही करना था कि वे इसे उच्च स्तर पर दिखाएं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे जैसे उसके मुख्य शरीर के चारों ओर घटनाएं आगे बढ़ती रहीं, पिछले कुछ दिनों में नू का क्लोन सबसे अधिक उत्पादक रहा। उनका मुख्य दल धर्मी अग्नि अन्वेषण दल के साथ आगे बढ़ता रहा, क्योंकि वे दिव्य क्षेत्र के उत्तरी क्षेत्र में और भी गहराई में चले गए तथा उनका सामना शक्तिशाली डोमेन विस्तार क्षेत्र के इस बेहेमोथ से हुआ। चूंकि वे डोमेन रैंक पर थे, इसलिए हर बार जब उनका सामना बेहेमोथ से होता था, तो ग्रैंडमास्टर को उनके द्वारा डाले जा सकने वाले शक्तिशाली डोमेन को रद्द करने के लिए उपस्थित रहना पड़ता था, अन्यथा नू और अन्य लोग अराजकता के डोमेन में गिर जाते, क्योंकि उनके शरीर में भाग्य ऊर्जा प्रतिबंधित हो जाती और अंततः वे जानवरों के घातक हाथों में पड़ जाते। हालांकि जिस गति से वे आगे बढ़ रहे थे, नूह को पता था कि वो और एथेना जल्द ही डोमेन विस्तार क्षेत्र तक पहुंच जाएंगे और अपने स्वयं के डोमेन प्रदान करने में सक्षम होंगे। पराजित बेहेमोथों से प्राप्त अधिकांश सामग्रियां और कोर उसे और एथेना को वितरित होते रहे और उनकी उपाधियां उन्हें लगातार लाभ पहुंचाती रहीं। हालांकि वह जानता था कि इन उपाधियों के लाभों की एक सीमा जल्द ही आने वाली है। उसके बाद क्या होगा? वह जो भी होगा उसे स्वीकार करेगा। जबकि उसका मुख्य शरीर अपने रैंक का निर्माण जारी रखता था और भाग्य के संरक्षक के अगले चरण, अनियंत्रित मार्गदर्शक के मार्ग की शानदार नई क्षमताओं का अभ्यस्त होता था, उसका क्लोन पिछले 2 दिनों से दोहरी खेती विधि का उपयोग कर रहा था ताकि भाग्य और अराजकता के सर्वोच्च कानूनों में 1 लाख की बाधाओं को तोड़ सके। नूह ने देखा था कि जब से उसमें गोल्डन गाइडर क्षमता की शुरुआत हुई, जिसने उस दुनिया के प्राणियों को और भी अधिक प्रभावित किया, जिनसे वह और भी अधिक निकटता से जुड़ा हुआ था, तब से वह तीव्र गति से अधिक भाग्य रेखाएं प्राप्त करने में सक्षम हो गया था।
गोल्डन गाइडर का प्रभाव न केवल उन असंख्य प्राणियों की शक्ति को बढ़ाने तक बढ़ा जिनसे वह जुड़ा था, बल्कि इससे भाग्य के नियम में उसके सुधार की दर और भी बढ़ गई, क्योंकि इन असंख्य प्राणियों पर उसका प्रभाव बहुत अधिक बढ़ गया। ये प्रभाव धीरे धीरे भाग्य रेखाओं की एक धारा को लगातार उसकी ओर आकर्षित कर रहा था, और उसे विश्वास था कि यह धीरे धीरे समय के साथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिन प्राणियों को उसने प्रभावित किया था उनकी ताकत बढ़ जाएगी और भविष्य में वे पूरे संसार में फैल जाएंगे। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त भाग्य रेखाओं की इस वृद्धि और दोहरी साधना पद्धति ने उन्हें 100,000 मील के पत्थर की बाधा को आसानी से पार करने में सक्षम बनाया। 100,000 वह मानक जो एक सेलेस्टियल को ग्रैंड मास्टर के रूप में चिन्हित करता है, और वह स्थान जो उसे अपने स्टेट पैनल पर अराजकता और भाग्य के नियमों के बगल में 1% देखने की अनुमति देता है। उसके कैस्कन 104,000 से कुछ अधिक लटके हुए थे तथा उसकी भाग्य रेखाएं और आगे बढ़ रही थीं, क्योंकि यद्यपि उसने दोनों नियमों को बढ़ाने में अपना समय समान रूप से विभाजित किया था, वह मूल रूप से भाग्य रेखाओं के साथ लगभग 30,000 आगे था तथा अब गोल्डन गाइडर के प्रभाव के कारण उसे अधिक मात्रा में भाग्य रेखाएं प्राप्त हुई, जिससे उसकी कुल संख्या वर्तमान में 130,000 भाग्य रेखाएं हो गई। ऐसी संख्या को केवल दसियों या सैकड़ों वर्षों में गहन समर्पित दिव्य अभ्यास द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता था, और उन्होंने इसे कुछ ही दिनों में पूरा कर लिया था, साथ ही स्वयं को अन्य कार्यों में भी व्यस्त रखा था। उनकी सेनाएं गोल्डन गाइडर के बढ़ावा के कारण तेजी से मजबूत होने की अवधि में प्रवेश कर गई थी। उनके शरीर पर भाग्य की आभा के जुड़ने से उन्हें एक स्तर की क्षति हुई जिसने उनके दुश्मनों को खत्म कर दिया। यहाँ तक कि स्वयं नूह को भी लगता था कि वह अभी भी गाइडर कौशल के प्रभाव को कम आंक रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि जिन संसारों से वह जुड़ा हुआ था उनमें से अनेक प्राणियों की शक्ति का स्तर एक दूसरे ही स्तर पर बढ़ गया था। आध्यात्मिक दुनिया में जानवर पूरे महाद्वीपीय भूभाग में शानदार कृषि भूमि का आनंद लेते हुए जोश के साथ आगे बढ़ रहे थे। आध्यात्मिक दुनिया के कई जानवर विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर सत्व से भरे फलों और औषधीय जड़ी बूटियों की खेती कर रहे थे और उनका आनंद ले रहे थे। स्वर्ग जैसा दिखने वाला आध्यात्मिक संसार, जिसके विशाल केंद्रीय महाद्वीप के ऊपर 4 तैरते हुए महाद्वीप थे, एक ऐसा वातावरण था जिसे सबसे अमीर राजा भी नहीं पा सकते थे। इस दुनिया में वायुमंडलीय सार का स्तर चाँद से बाहर था। यहाँ तक कि एक महाद्वीप अब पूरी तरह से अग्नि की भूमि में बदल रहा था। अग्नि तत्वों का जमाव प्रचुर मात्रा में था, क्योंकि यह पूरी तरह से अग्नि कानून स्थान में बदल गया था। इससे नए आध्यात्मिक विश्व जानवरों का जन्म हुआ जो जल तत्व के नहीं थे, तथा विशाल आध्यात्मिक विश्व में अग्निमय जानवरों का आगमन हुआ। इस आध्यात्मिक संसार में देखने के लिए हमेशा नई और रोमांचक चीजें होती थीं, क्योंकि नूह इसके रहस्यों को और अधिक उजागर कर रहा था। हाल ही में अनलॉक किए गए पौधे भी थे जो अग्नि के नियम और जल के नियम को बढ़ावा देते थे, क्योंकि वे पहले से ही आध्यात्मिक दुनिया के समय स्थान में लगाए गए थे। नूह ने अपने नवोदित किसान कौशल का उपयोग करने के लिए आगे बढ़ते हुए पौधों की वृद्धि और परिपक्व होने की दर को एक बड़े अंतर से कम कर दिया। उम्मीद है कि वे कुछ ही हफ्तों में उपभोग के लिए तैयार हो जाएंगे, न कि वर्षों में। ब्लैकस्मिथ्स फौज के पास उसने पहले ही पर्याप्त कैस सामग्री इकट्ठी कर ली थी, जिससे वह कैस तत्व से एक पूरा सेट आइटम बना सकता था। उसने कुछ समय बाद एक पूरा सेट बनाने की योजना बनाई थी, और फिलहाल वह एक कौशल वृक्ष को उन्नत करने जा रहा था जिसका अगला चरण देखने के लिए वह कुछ समय से उत्सुक था। ये सही है, लेसर कथुलु कौशल वृक्ष अगले चरण में उन्नति के लिए तैयार था। वह क्षमता जिसने उसे आरंभ में नरक के स्वामी की योग्यता प्राप्त करने में सक्षम बनाया था, जो रहस्यों से घिरी हुई प्रतीत होती थी, उसकी प्रगति धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने खुल रही थी। अध्याय समाप्त। अब आगे अध्याय 430 आतंक का परिजन साहसी। नोआ का क्लोन इस समय अंतरिक्ष के शून्य में एक यादृच्छिक स्थान पर था। उसकी निगाहें स्टेट पैनल पर टिकी थीं, जिसमें 2 संभावनाएं दिख रही थीं कि वो लेसर कथुलु कौशल वृक्ष को कहां ले जा सकता है। अमोर्फस स्पेस बीस्ट 15/1/5 क्षमताएं स्पेटियल केज 5/5, डेस्टेबिलाइज 5/5, शैटर्ड स्टार 5/5 और मिनिएचर स्पेस 5/5। ग्रेटर दैन लेसर कथुलु 4/5 अतिरिक्त क्षमताएं मॉफ 5/5, चाइल्ड ऑफ स्पेस 5/5, पोर्टल्स ऑफ टेरर 5/5 और सेवक 5/5। पर्याप्त अंक और 2 समान स्तर के बलिदान कौशल की आधारभूत आवश्यकता पूरी होने पर विकास के लिए 2 कौशल वृक्ष संभव हैं। ग्रेटर दैन वर्ल्ड कोलोसस अंतरिक्ष पर नियंत्रण बढ़ाने की दिशा में एक मार्ग, जो इस नाम के योग्य रूप प्रदान करता है। ग्रेटर दैन किन ऑफ टेरर अद्वितीय गुणों वाले एक शक्तिशाली अस्तित्व का एक नवोदित प्राणी। इसका असली मूल्य इसकी भविष्य की संभावनाओं में निहित है। जब वो उन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ रहा था तो उसकी आंखों के सामने 2 संभावनाएं थीं। उसे समझा गया था कि उसके द्वारा चुने गए विकल्प ये निर्धारित करेंगे कि वो किसी ऐसी चीज के स्तर तक पहुंच गया है या नहीं जिसके बारे में उसने अब तक बहुत कम ज्ञान प्राप्त किया है।
शून्य महाकाल का मार्ग अधिक युद्ध शक्ति प्रदान करता प्रतीत होता था, विशेष रूप से इस नाम के योग्य रूप का उल्लेख। आतंक का परिजन मार्ग का शब्दांकन रक्त प्रभु के उन्नयन के समान ही था, जो प्राचीनों के परिजनों की ओर ले जाता था, जिससे नूह का झुकाव इस विकल्प की ओर अधिक हुआ। साथ ही चमकदार शब्द आतंक भी। जैसे ही स्टेट पैनल में शब्द चमक उठे और क्षमताओं का एक नया समूह जुड़ गया, उसने तुरंत आतंक का परिवार मार्ग चुन लिया। उसने चमकती आंखों से उन पर एक नजर डाली, फिर सभी कौशल बिंदुओं को क्षमताओं में डाल दिया और तुरंत उनके सबसे शक्तिशाली संस्करण देखना चाहता था। सोल अमोर्फस स्पेस बीस्ट 1515 क्षमताएं स्पेटियल केज 5/5, डेस्टेबिलाइज 5/5, शटर्ड स्टार 5/5 और मिनिएचर स्पेस 5/5। ग्रेटर दैन लेसर कथुलू 4/5 अतिरिक्त क्षमताएं मॉफ 5/5, चाइल्ड ऑफ स्पेस 5/5, पोर्टल्स ऑफ टेरर 5/5 और सेवक 5/5। किन ऑफ टेरर 6060 अतिरिक्त क्षमताएं एथर रीइंफोर्समेंट 5/5, मल्टीप्लिकेटिव रे सपोर्ट 5/5, ट्रिपल ऑन कास्ट सपोर्ट 5/5, यूनेसी इंडक्शन 5/5। एथा सुदृढ़ीकरण 5/5। आतंक के परिजनों के कौशल वृक्ष से पहले और बाद की सभी क्षमताओं को एथा की शक्ति द्वारा निष्क्रिय रूप से प्रबलित किया जाएगा। जोड़ 300% एथा क्षति, जोड़ 100% एथा प्रवेश, जोड़ 60% भाग्य और अराजकता क्षति में कमी। गुणक किरण समर्थन 5/5 सेवक के समान लेजर आधारित क्षमताओं को और बढ़ाया जाएगा। एथा की जारी किरणें 6 तक बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी शक्ति 3 गुना हो जाती है। कास्ट सपोर्ट पर ट्रिपल 5/5 पोर्टल्स ऑफ टेरर क्षमता को और बढ़ाया गया है, जहां कास्ट पर पोर्टल्स ऑफ टेरर की उपस्थिति को 3 गुना करने की 80% संभावना है, जिससे संभावित अधिकतम कास्ट पोर्टल्स 54 हो जाते हैं। पागलपन भड़काना 5/5 कमजोर दिमाग वाले लोग आतंक के परिजनों का सामना नहीं कर सकते। पागलपन भड़काने की क्षमता उपयोगकर्ता को अपने दुश्मनों को नकारात्मक मानसिक स्थिति में लाकर उन्हें धीरे धीरे निस्सहाय बना देती है। इस क्षमता की प्रभावशीलता लक्ष्य और उपयोगकर्ता दोनों की आत्मिक शक्ति पर निर्भर करती है। लेसर कथुलू कौशल वृक्ष के अंतर्गत अतिरिक्त क्षमताएं नूह के सामने गर्व से प्रकट हो रही थीं क्योंकि वह उन्हें कई बार पढ़ रहा था। पिछले अतिरिक्त कौशलों की तुलना में इनमें कुछ अंतर थे क्योंकि 2 नए कौशलों को सहायक कौशल कहा जाता था जो पिछले कौशलों को अत्यधिक उन्नत कर देते थे। गुणक किरण समर्थन और ट्रिपल ऑफ कास्ट समर्थन ने इस समय सेवा और पोर्टल्स ऑफ टेरर क्षमताओं को बेतुका बना दिया था, यहाँ तक कि खुद नूह भी इसकी सीमा को तब तक नहीं समझ पाया जब तक उसने खुद इनका परीक्षण नहीं किया। हालांकि इनका परीक्षण किए बिना ही इनकी उपयोगिता पहले से ही हास्यास्पद लग रही थी। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा, मानो वह उन दयनीय दुश्मनों के बारे में सोच रहा हो जिन्हें ऐसी भयानक रूप से उन्नत क्षमताओं का सामना करना पड़ेगा। एथा सुदृढ़ीकरण सीधा था और एकमात्र ऐसी क्षमता थी जिसके लिए अधिक समय और करीब से देखने की आवश्यकता थी, वह थी लुनेसी इंडक्शन क्षमता, जिसके अपने ही भयानक उपयोग थे। वह इन क्षमताओं का तुरंत परीक्षण करना चाहता था और बहुत संभवतः उसे अगले कार्य में इसका मौका मिल जाता, जिसे करने के लिए उसने क्लोन को तैयार किया था। प्राचीन रक्त क्लोन, जो अभी भी अंतरिक्ष के शून्य में शांति से तैर रहा था, शक्ति से लबालब भरते हुए तैयार हो गया। उसके अगले कार्य के लिए यह एक साहसिक कार्य माना जा रहा था क्योंकि जहां उसका मुख्य शरीर दिव्य क्षेत्र में आगे बढ़ता जा रहा था और दिव्य क्षेत्र में और भी शक्तिशाली होता जा रहा था, वहीं क्लोन का कार्य कौशल प्रशिक्षण और अराजकता कणों और भाग्य रेखाओं के संचय के बीच जुड़े हुए विश्वों की संख्या बढ़ाना था। पिछले कुछ दिन उसके क्लोन के लिए बहुत व्यस्त और बिना रुके काम करने वाले थे, लेकिन थकान का एक कण भी महसूस नहीं किया जा सका क्योंकि वह हमेशा अगले कदमों के लिए तत्पर रहता था। पहली दुनिया को ध्यान में रखते हुए, और यही कारण था कि उन्होंने घटनाओं के अगले सेट को साहसिक कहा। ये मैगस दुनिया के साथ संबंध बनाने के लिए था कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसकी सबसे मजबूत ताकतों के जीवन को ले लिया था। इस दुनिया में अब स्वर्गीय शिष्यों का आगमन हो रहा था, जैसा कि ग्रैंडमास्टर रेडरल के शब्दों में, इसका उपयोग उनके लिए एक स्थान के रूप में किया जा रहा था ताकि वे भाग्य में अपने कौशल को निखार सकें और साथ ही इसमें रहने वाले प्राणियों के जीवन को प्रभावित कर सकें। इसका मतलब ये था कि मैगस वर्ल्ड में एक ग्रैंडमास्टर होने की बहुत अधिक संभावना थी जो उस दुनिया के संचालन की देखरेख कर रहा था जिसने अपनी सबसे मजबूत ताकतों के नरसंहार का प्रसारण किया था, और दुनिया के साथ संबंध बनाने की उसकी योजना निस्संदेह उसे सेलेस्टियल्स द्वारा वहां तैनात किसी भी बल के संपर्क में लाएगी। इस प्रकार उसे संपर्क स्थापित करने के लिए गुप्त रूप से आगे बढ़ना होगा, वहां मिलने वाले किसी भी सेलेस्टियल को हटाना होगा और फिर कुछ और भी पागलपन करना होगा क्योंकि उसका टेलीपोर्टेशन वर्तमान में उसे उसके गृहलोक की ओर ले जा रहा था, जहां वह कुछ ऐसा उठाएगा जिसे सेलेस्टियल शापित खजाना कहते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे एक संपूर्ण दुनिया को नष्ट करने के कारण के रूप में उपयोग करते हैं।
उन्होंने इस अगले उद्यम को साहसिक माना, क्योंकि इसके अंत तक वे संपूर्ण प्राइम वर्ल्ड के लिए गायब होने का कार्य कर रहे थे। अध्याय समाप्त। आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे कि एक विशाल दुनिया जिसमें अंतरिक्ष में घूमने की क्षमता थी, एक शापित वस्तु जो सार्वभौमिक नियमों को चुनौती देती थी और अराजकता को बढ़ाती थी। उन्होंने बहुत पहले ही इस दुनिया को नष्ट करने का आदेश दे दिया था, इसलिए इस घटना को इससे नहीं जोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि उस दुनिया के शापित खजाने किसी और के हाथ लग गए हों। वह सोचता रहा, उसके चेहरे पर क्रोध के भाव थे, लेकिन ये उस कारण से नहीं था जिसके बारे में कई लोग सोच रहे थे। एक ग्रैंडमास्टर की मृत्यु एक बड़ी क्षति थी, हाँ, लेकिन उससे भी बड़ी क्षति थी उसके चेहरे पर पड़ा तमाचा, जब एक दुश्मन ने वास्तव में सेलेस्टियल्स को निशाना बनाया। पूरा देखने के लिए धन्यवाद।